बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से इस वेबिनार में हमारे जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं उनको हम वेलकम करते हैं। जेड पी मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया से बाहर भी, हमारे मुल्क से बाहर भी अपनी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है उसके हवाले से जाने जाते हैं और इनके बहुत सारे शागिर्द भी हैं। आज वो हमें इसके ऊपर बताएंगे कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है और ओवर द इयर्स कितनी वो ख़त्म हो गई है और क्या तरीके हो सकते हैं मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को चैलेंजेस कौन से दरपेश हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ शुया साहब, वो इसकी जो इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट है या कंडीशंस जो हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो है उसकी क्या अहमियत है और क्या डिग्रेडेशन है और पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी क्या रोल अदा करती रही है और क्या रोल उसको अदा करना चाहिए। हमारे तीसरे पैनलिस्ट होंगे जावेद अली खान साहब, वो टेंटेटिव हैं और अगर वो आएंगे तो वो हमें मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क के जो हैबिटेट्स हैं उसके बारे में थोड़ा गाइड करेंगे कि वो कैसे उसको वो क्या है और कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं। मोमिन सलीम जो हैं वो मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क और अदरवाइज जो हमारे इस्लामाबाद के इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसके ऊपर एडवोकेसी करती हैं, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। और हमें ज्वाइन किया है मरियम शबीर साहबा ने, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में। वो भी हमें मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क के जो मुख्तलिफ वो हैं उसके हवाले से हमें गाइड करेंगी। अजहर कुरैशी साहब भी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और वो आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अजहर कुरैशी साहब आपका भी। वो भी हमें मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क और जो दूसरे इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इस वक्त हम जो नई मैनेजमेंट है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की, वो जो है उन्होंने एक नया PC1 बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को भेजा है अप्रूवल के लिए। अगर तो रायना सईद खान साहबा तशरीफ ले आई, जो इस वक्त चेयरपर्सन है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की, तो वो भी हमारे साथ इस हवाले से शरीक गुफ्तगू होंगी और हमें बताएंगी कि बोर्ड जो है वो इस हवाले से जो PC1 बनाया गया है वो किस तरह से मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ को और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करेगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम चलते हैं जेड बी मिर्ज़ा साहब। जेड बी मिर्ज़ा साहब जो हैं वो इसके ऊपर हमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन देंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क। जी जेड बी मिर्ज़ा साहब, प्लीज गो अहेड। जनाब वाला, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए बोलने नहीं, के आप लिए। 15 मिनट ले लें, कोई मसला नहीं है। हमने असल में 10 मिनट इनिशियल दिए हैं और मुझे पता है कि आप माशाल्लाह 2-2 घंटे लेक्चर देने वालों में तो से हैं। सर, तो ये जब कोई एरिया नेशनल पार्क डिक्लेयर करना होता है तो पाकिस्तान में ये रीत है कि वो उसकी खूबियाँ देखी और तारीफ़ें कर दी और हुकूमत उसको डिक्लेयर कर देती है नेशनल पार्क। लेकिन नेशनल पार्क के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बाद में हमें तकलीफ़ देती हैं, जो कंसिडर नहीं की गई होती हैं। फॉर एग्जांपल, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का जो 3 हिस्से हैं, एक पहाड़ है और दूसरा रावल लेक है, तीसरा शकरपड़ियाँ का है। हम इस वक्त मार्गला पहाड़ की बात करते हैं। तो आपने चूँकि बायोडाइवर्सिटी की बात की है, तो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इंटरलिंक जो है वो हमारे साथ है, इंसान के साथ है। तो बहरहाल जब 1980 में इसको डिक्लेयर किया गया तो बहरहाल कोशिश की गई कि जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको कंपनसेट करके उनको कोई अल्टरनेट जगह दे दी जाए। वो कंपनसेशन तो हो गई, लेकिन वो लोग अभी तक बैठे हुए हैं। आपको अपने मुल्क की पॉपुलेशन का तो पता ही है कि आम हालात में भी जो ख़ास तौर पर अनपढ़ लोग होते हैं वो कहते हैं जी अल्लाह राज़िक है, अल्लाह देता रहेगा, बच्चे जितने मर्जी होते जाएं। तो करते 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 ये जो पॉपुलेशन है जो लोकल कम्युनिटीज़ की,
वो अब रफली 2 लाख के करीब ज़रूर हो गई, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले मेरी वाइफ ने सर्वे किया था सोशो इकोनॉमिक यहाँ का स्टडी करने के लिए, वो कर रही थी काम इस पर। तो उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन थी यहाँ की। एक तो ये फैक्टर है, क्योंकि वो जब ज़्यादा एक घराने में बच्चे हो जाते हैं तो जब जवान होते हैं तो उनकी नीड्स भी पूरी करनी होती हैं, जगह भी चाहिए, उनकी शादियां भी होने और फिर उनके भी बच्चे होने, तो वो नेशनल पार्क की लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट होती है। और इसी तरह से वो उनके जो वेस्ट होता है वो उसका उठाने का कोई इंतजाम नहीं होता, वो वैसे ही इधर उधर फेंका जाता है। उसमें ज्यादातर जब प्लास्टिक्स आए तो वो बुरे लगने लगे और उनकी बुराइयां भी हैं। बहरहाल ये इशू, एक तो ये पॉपुलेशन का इशू इसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। दूसरा ये है कि जो नेशनल पार्क के ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं वो उसके गिर्द एक पट्टी बना दी जाती है, अज्यूम कर लिया जाता है कि ये एरिया इस पट्टी में आ गया और इसको डिक्लेयर करें बफर जोन, ताकि जो वाइल्ड लाइफ का स्पिल ओवर हो, जब पॉपुलेशन बढ़े तो वो बफर जोन में जाए, और जो इर्द गिर्द के देहातों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट नेशनल पार्क के ऊपर आ रहा है वो वहां पर बफर जोन में रोका जाए। अब दूसरी बात है, ये उनकी बेचारों की भी नीड्स देखें, जिनको आप कहते हैं कि जी तुम यहाँ से ईंधन ना इकट्ठा करो। भाई वो कहाँ से लाएंगे ईंधन? इस्लामाबाद के तो घर घर में वो गैस है, वो उधर कुछ भी नहीं, उनको सिलेंडर उठा के जाने पड़ते हैं, या ज्यादातर वो गरीब लोग हैं तो वो इसी की फ्यूल अपनी जो है जरूरियात वो यहीं से पूरे करते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर पड़ता है। एक और बात यह है कि यहाँ पर जब इस नेशनल पार्क बड़ा खूबसूरत लगता है लोगों को, तो यहाँ पर लोगों का दिन ब दिन रश बढ़ता गया। नतीजा ये है कि कौम हमारी तो वैसे ही है गंद डालने वाली कौम है, भले हमारे पास बड़ी से बड़ी उम्दा से उम्दा कार हो, हम उसमें जो फ्रूट खा के उसका जो छिलका है वो अपने लिफाफे में रख के घर नहीं ले जाते, शीशा नीचे किया और बाहर फेंक दिया। यूं भी आदत पड़ी हुई है इस कौम में कि हम गंद फैलाते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर आता है। इम्बैलेंस ऑफ स्पीशीज होती है, स्केवेंजर्स आ जाते हैं, प्रीडेशन होती है उनकी, सारा इशू बन जाता है। फिर जब हर किसी के पास कार है तो सड़क अच्छी बन गई तो फिर इतना रश होता है कि वो जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी 2 किस्म की है, एक तो फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी है, एक आगे एनिमल बायोडाइवर्सिटी है। ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब इशू छोटे छोटे और भी हैं, मसलन लकड़ी का चोरी करना, टिम्बर की वुड का निकालना वहां से, या बंदूक लेके किसी के साथ मिल मिला के वहां से जानवर मारने। और एक स्पीशीज जिसको निमोरिडस गोडल कहते हैं, गोडल जो राई जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो आज से कोई 10-15 साल पहले, बल्कि 20 साल पहले उनकी 21 पॉकेट्स थी यहाँ पर, वो थे। अब जाइए, वो सर्वे हमने करवाए, एक्सटिंक्ट हो गई। वो एक्सटिंक्ट सिर्फ इसी वजह से हुई, यहाँ से लोकल एक्सटिंक्शन की बात करता हूँ, कि उसको इलीगल हंट किया गया, लॉ की प्रॉपर एनफोर्समेंट नहीं रही। टिम्बर इस हद तक हो गया, जहां तक तो वो टहनियां काट के औरतें बेचारी लाती अपना चूल्हा जलाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन जब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाए और जो श्राइन्स है हमारे वहां पर वुड वहां से जाए, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। अब बायोडाइवर्सिटी की जब बात करते हैं तो उसमें फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से लेते हैं, एक होती है, एक पैटर्न होता है, नेचर ने एक एरिया में एक पैटर्न बनाया होता है फ्लोरल का, नेचुरल, जो कि इस नेशनल पार्क के बनने से पहले से, कभी पहले से वो दरख्त काट दिए गए, झाड़ियां बाड़ियां गायब हो गई, ये बंजर इलाका रहा या एग्रीकल्चर रहा छोटा मोटा, और ये डिग्रेडेड थी। फिर धीरे धीरे जब प्रोटेक्शन दी गई, कोशिश की गई, जेन्युइनली लोगों ने कोशिश की,
सरकारी लोगों ने भी, तो इस पे रीजेनरेशन हुई। अब जब रीजेनरेशन हुई तो वो एक कहा जाता है सक्सेशन हो गई, एक पैटर्न ऑफ द फ्लोरा खत्म हुआ, दूसरा पैटर्न आ गया, जो जैसे कोई सीड्स मिल गए या वैसे उनकी एडवांसमेंट हुई, उसमें वो एक पैटर्न बन गया है। अब लोग एक सच्चे दिल के साथ, एक मिशन के साथ ट्री प्लांटेशन करते। 40 साल से यहाँ पर ट्री प्लांटेशन होती आई है, जबकि मैं इस बात को मैंने कॉमन किया आके कि ट्री प्लांटेशन और प्लांटेशन में फर्क है। प्लांटेशन इंक्लूड्स ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो वो आपने पाकिस्तान भर में किसी फॉरेस्ट नर्सरी में वो नहीं देखे होंगे कि झाड़ियों की पनीरी बनाई हुई है, साथ वो उगाए हुए नर्सरी बनाई हुई, सिर्फ दरख्तों की नहीं, और वो भी वो दरख्त जो हार्डी है, और फिर उसको लगा दो भाई, लगा, तालियां बजाओ भाई, हमने इतने दरख्त लगा दिए। 40 साल से इस पहाड़ की सदर्न स्लोप खास तौर पे उसके ऊपर प्लांटेशन होती रही, ट्रीज, जो वो भी हार्डी ट्रीज जो CDH ने उस वक्त दिया, और बड़े खुश थे कि जी हमने बड़ी प्लांटेशन। बाबा, अगर सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही प्लांटेशन करनी है या छांव के लिए प्लांटेशन करनी है, तो फिर क्या जरूरत है आप कीकर लगाएं या बेरी लगाएं या दूसरे लगाएं? आप फिर फ्रूट ट्रीज क्यों नहीं लगा देते, लोकाटे क्यों नहीं लगा देते? बाबा, उसमें फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको, ऑक्सीजन भी। ये मिशन नहीं है। मिशन नेशनल पार्क का ये होता है, मकसद होता है उसकी इकोलॉजी को बरकरार रखना है, जो नेचुरल पैटर्न है उसको मेंटेन किया जाए। तो हमने एक SOP बनाई एज ए मेंबर ऑफ द इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड एंड चेयरमैन ऑफ साइंटिफिक कमेटी, कि इस पैटर्न को स्टडी करेंगे, एक ही एलिवेशन के ऊपर, एक ही तरफ के एस्पेक्ट के ऊपर हमने वो पैटर्न स्टडी किए, और उसके मुताबिक हमने बताया कि आप यहाँ पर प्लांटेशन नहीं कर सकते, आप हैफेजर्ड प्लांटेशन से इकोलॉजी का बेड़ा गर्क होता है। इसलिए क्योंकि दो, एक अबव द सॉइल इकोसिस्टम चल रहा है, एक विद इन द सॉइल एंड बिलो द सॉइल है। अब सॉइल को अगर देखें तो ऊपर तो पत्ते वत्ते गिरते हैं ना, दरख्तों के, झाड़ियों के पत्ते गिरते हैं, वो उनकी डिग्रेडेशन होती है, वहां पर एक मखलूक चलती है जिसको बैक्टीरिया, फंजाई और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें उसको अपनी एनर्जी लेते हैं उसमें से, और उसको डिग्रेड करके न्यूट्रिशन में तब्दील करके प्लांट्स को फिर वो देते। अब एनर्जी जो है वो ऊपर वाला जो इकोसिस्टम है सरफेस के ऊपर, वो कैप्चर करता है सूरज से, और फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बन को रख लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। फिर नीचे जड़ों से मॉइस्चर लेते हैं, पानी लेते हैं, असेंट ऑफ सैप होता है, तो एक केमिकल एक्शन से क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो बायोमास बन जाता है, उसमें फूल आते हैं, कलियां आती हैं, फ्रूट्स बनते हैं, और टहनियों की ग्रोथ होती है। ये बड़े प्रोसेस वो ऊपर वाला इकोसिस्टम कर रहा। अब नीचे वाला इकोसिस्टम जो है विद इन द सॉइल, और उसमें वो जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इसमें एक और चीज, उसके ऊपर वाली तह को पत्तों की तह होती है जो इंसुलेशन करती है सूरज की, साउथ फेसिंग स्लोप पर जो सूरज की गर्मी पड़ती है ड्राई सीजन में, उसकी वो रजाई का काम देती है उसको, उसमें से वो मॉइस्चर नहीं उड़ सकती। और जब नीचे जहां पर ये बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हो रहे होते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। उसमें आप ना हाथ डालिए, जब आप हाथ डालेंगे तो दो चीजें फील होंगी। एक तो आप देखेंगे कि आपके हाथ अंदर गया तो अंदर तो गर्म है, वो गर्मी जो है वो एक मेटाबॉलिज्म की वजह से है, जो कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया वगैरह जो कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म, उसको तोड़ के तो फिर उसमें से एनर्जी लेते हैं, वो गर्मी उसमें से आ जाती है। ह्यूमिडिटी उसमें होती है, मॉइस्चर, वो मॉइस्चर कहाँ से आई? वो ऐसे होता है कि जब आप ग्लूकोज बनता है जब फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसमें CO2 भी होती है,
वो कार्बन जो है वो रखी होती है, तो ऑक्सीजन जब उसको मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सीजन उसको उसको तोड़ती है, एनर्जी निकलती है, पानी निकलता है और कार्बन निकलती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलती, वो एनर्जी आ गई, उसका काम में आ गई, उसको फूड चेन कहते। बहरहाल ये, और अगर उसमें आप दूसरी चीज मैंने कहा था हाथ डालेंगे तो महसूस होगी, बड़ा सेंसिटिव सा हाथ हो और केयरफुली अंदर डाले तो आपको धागे धागे महसूस होंगे। वो हाइफी हैं फंगस के, वो इंटरकनेक्शन करते हैं। वो जब भले झाड़ी हो, भले घास हो, भले दरख्त हो, उनकी जड़ों के साथ उसका इंटरकनेक्शन होता है और वो न्यूट्रिशन भी उनको देते हैं और दीगर फेनोमेना होते हैं, उसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन क्या नहीं कर सकता। अगर उसमें भी डिस्टरबेंस आ जाए, अब होता क्या है कि आपने एक एक कम्युनिटी रह रही है, एक इलाके में एक मोहल्लेदार रह रहे हैं, वो पुराने जमानों से, बाप दादा के जमानों से एक दूसरे के घर डिशें भेजते रहते, हालात का पता रखते रहता है, वो एक दूसरे की मदद करते। उसमें एकदम से कोई अमीर आदमी या दूसरा कोई आदमी मोहल्ले में आके बसता है तो वो बाहर का कहलाता है, वो उनका नहीं है, ओरिजिनल नहीं। वो उसका रिएक्शन, उसका इम्पैक्ट और तरह पड़ेगा। इसलिए जब कोई इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर दे, पौधा उखेड़ दे, तो फिर चांसेस हैं एक्सोटिक प्लांट्स के वो आए, आके अपने हार्मोन छोड़े और वहां का जो इकोसिस्टम सबसॉइल उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसको लोगों ने नहीं समझा, इसीलिए सारे फॉरेस्टर्स सारे पाकिस्तान में टिम्बर ओरिएंटेड है कि पैसा कितना जनरेट होगा, दरख्त कितने बनेंगे और बिलियन ट्रीज में ये जी वाह 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 ये हो गई। लेकिन इकोलॉजी का बेड़ा गर्क हो गया। इकोलॉजी का बेड़ा गर्क हुआ तो हमारा बेड़ा, आपको पानी कैसे आता है इन्हीं पहाड़ों से, वो उस वक्त आता है, वो लंबी बहस बन जाएगी कि जब बारिशें होती हैं तो सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बड़ी हुई होती है इस सॉइल बायोडाइवर्सिटी की वजह से। तो जो इसलिए एनिमल बायोडाइवर्सिटी ऊपर काम कर, बटरफ्लाई फर्ज कीजिए, वो आती है, उसके क्या रोल है? एक रोल तो ये है कि वो अपना नेक्टर जब लेती है फूल से तो पॉलिनेशन कर देती है, फूल को फायदा हो गया, उसको शहद मिल गया। और दूसरा जब वो अंडे देती है, वो थाउजेंड में अंडे देती है, सुंडियां निकलती हैं, सुंडियां विरोशसली खा रही होती हैं ग्रीन मैटर को, पत्तों को, और तो वो फिर नुकसानदेह हो रही होती लेकिन फायदा दे रही होती है। इस तरह से कि जिस सीजन में बटरफ्लाईज के सुंडियां मुंडियां होती है स्प्रिंग में, उसी सीजन में परिंदे वहां पर ब्रीड करते हैं, घोंसले बनाते हैं। तो वो अपने जो बच्चे होते हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट के लिए फॉरेस्ट में से सुंडियां पकड़ के उनको खिलाते हैं और वो एनर्जी जो है वो उधर चली जाती है। दूसरा रोल ये हो गया। तीसरा ये है कि सुंडियां खुद भी जो हैं दूसरे परिंदों की खुराक बनती हैं, तो नुकसान भी देती हैं, फायदे भी देती हैं। और अल्लाह ताला ने निज़ाम में भी ये रखा है और आपको भी कुरान शरीफ में भी हदायत की है कि तवाज़ुन कायम करो, बैलेंस, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए इकोसिस्टम को कहते हैं वाइब्रेंट है, एक चीज बढ़ गई सिस्टम खुद उसको नीचे कर देता है। तो इसलिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं ताकि कौम को एजुकेट किया जाए, और फिर उस एजुकेशन का मकसद होता है, और वो मकसद यही है कि अपने इकोसिस्टम जिसके आप खुद एक डोमिनेट नहीं करते, मालिक नहीं है, उसके आप हिस्सेदार हैं, वो सिस्टम सब स्पीशीज को एक जैसा ट्रीट करता है। तो हम अगर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा और डेवलपमेंट कर देंगे, और तो हम खुद ट्रबल में आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, कुदरत की तरफ से बीमारियां आ जाती हैं, जैसे आजकल आया हुआ है कोरोना। क्या पता नहीं, ये सिस्टम खुद इसको क्रिएट कर रहा है। फिर पॉपुलेशन ज्यादा हो तो पॉपुलेशन खुद न्यूरोटिक हो जाती है, जब भीड़ बनती है तो उसका हमारे ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी बुराइयां हैं। इसलिए नेशनल पार्क में हमने एक रिस्पेक्ट करनी है कि ये जो नेचुरल इकोसिस्टम जो हमारी औलाद देखेगी और औलाद की औलाद देखेगी, इसको बनाने का मकसद ये है, उसको हम
उजड़ने ना दें, उसमें कूड़ा ना फेंके, उसमें चोरियां ना करें, उसमें दरख्त निकालने ना दें, उनकी हिफाजत करें। ये सरकार का काम ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अपनी ही आप कैपेसिटी देखें कि आप किस हद तक किसी से लड़ सकते हैं, किसी को रोक सकते हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ पर चौकीदार रख दें और फिर हम पकड़ पकड़ के चालान करते रहे, तुमने प्लास्टिक का लिफाफा पोटैटो चिप्स खाए और वो फेंक दिया है, बुरा लगता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। इम्बैलेंस ऑफ स्पीशीज होती है, हर इकोसिस्टम बैलेंस से चलता है, तो उसका इम्बैलेंस होता है। और जब स्केवेंजर्स रूढ़ियां खाने आते हैं, सुअर भी आ जाते हैं और दीगर चूहे वगैरह, तो प्रीडेटर आ जाते हैं। फिर आप शोर मचाते हैं, ओ जी वो भेड़िया आ गया था या वो लेपर्ड आ गया था, हमने देखा, चीखें मारनी शुरू कर दी कि जी ये आएगा नुकसान दे देगा। भाई ये बैलेंस आपने रखना है हर चीज में। लेपर्ड ने आना ही आना है, सुअर को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है लेपर्ड ने, आप नहीं कर सकते। आप इस्लामाबाद की सड़कों पे क्यों, मुझे कहा गया कि जी आप बताइए कि G10 में और F10 में सुअर सड़कों पर फिरते हैं रात को, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि जनाब आप कूड़ा मत फैलाइए, छोड़िए, सारा इस्लामाबाद के नाले वगैरह और वो इरोडेड प्लेसेस है, कूड़े से भरी पड़ी हैं, और सड़कों पर भी कूड़ा, और ये आप इसको साफ रखें, सुअर भूखा मरेगा, वो नहीं आएगा, फिर उसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। उसका जवाब नहीं है इनके पास। वो कहते जी ऐसा चीज दे सुअर ना सड़कों पे हमें डराता है रात को। ये चीजें होती हैं, अंडरस्टैंड करें सिस्टम को। सिस्टम अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो डायनामिक है, चलता है हर वक्त। उसको वो जो जोन होती है, इकोलॉजिकल जोन, वो स्टेटिक है, वो एबायोटिक कंडीशंस हैं जिसमें फ्लोरा होगा वो अडेप्ट करता है। ये जो सिस्टम होता है, ये कई सिस्टम चल रहे होते हैं। जैसे एक इंसान है, उसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है, यूरिनरी सिस्टम भी चल रहा है, वो सिस्टम्स हैं और सिस्टम असूलों पर चलते हैं। ये नहीं होता कि आपको वो हर चीज अल्लाह पर फेंक दी कि जी वो अल्लाह मियाँ हमें रोटी देगा। रोटी तो फकीर को भी मिलती है। आप कौन सी रोटी खाना चाहते हैं? आप एक बड़े अफसर की रोटी खाना चाहते हैं या फकीर की रोटी खाना चाहते हैं? या आप मेहनत करेंगे तो ऊंचे अफसर बन जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे जो वाटर्स हैं वो पोल्यूटेड है, ऊपर से चश्मे पर कपड़े धो रही होती साबुन के साथ खातून बैठ के या 10 खातून बैठी होती है, कितनार काट रहे होते हैं, उनकी टहनियां काट रहे होते हैं, और फिर वहां पर माल मवेशी चल रहा होता है, वो कलीज फेजन के अंडे चुरा रहे होते हैं, घर जाके आमलेट बना के खाते। ये चीजें रुकनी चाहिए। और ये ऐसे नहीं होता कि फला झाड़ी के पास एक लड़का अंडे चुरा रहा है तो फॉरेस्ट गार्ड को पता लग गया और वो 5 मील से भागा हुआ आएगा, ऐसे नहीं होता है। हमें खुद यहाँ इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कोई पोल्यूशन कई किस्मों की है, नॉइज पोल्यूशन भी है। आप जा रहे हैं वहां पर रिक्रिएशन करने जा रहे हैं, सिर्फ रिक्रिएशन के लिए ना जाइए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी जाइए ये चीज क्यों है। आप अंदाजा कर लें कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं ऐसे जो वाइल्ड फ्लावर्स के नाम जानते हो, दरख्तों के नाम जानते हो, तितलियों के नाम जानते हो, परिंदों के नाम जानते हो, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट एक ही है कि एंजॉय करें। और एंजॉय ठीक है, अब मुफ्त में एंजॉयमेंट मिलती है जब आप सैर के लिए जाते हैं मरगला के ऊपर, तो फिर ये चीजें जो हैं इसकी अवेयरनेस से खाली काम नहीं करती। तो ये पंजाबी में एक अगर इजाजत दें, मैं रियासती जो सराइकी का एक सुना देता हूं आपको। 4 किताबां अरशों लथियां, सेक्रेड बुक्स जो आसमान से आई, 4 किताबां अरशों लथियां, एक लथिया लथिया थिक्का, थिक्का कहते हैं कपड़े ढोने वाला होता है, ठा ठा मार रही होती गांव की औरतें, वो भी आ गया किताबों के साथ। 4 किताबां कुछ ना कीता, थिक्के कीता सिद्धा। तो जब तक कानून का नफाज नहीं होगा, आपका अमल कैसे होगा? अवेयरनेस अकेली नहीं। आप चोर को कहें
कि चोर जी बड़ी बुरी बात आप चोरी करते हैं, नहीं माने क्या? उसकी जरूरियात, उसकी एजुकेशन, उसका आपने ख्याल ही नहीं रखा, वो आज मजबूर हो गया क्राइम करने के लिए। हम खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हैं बहुत सारी चीजों के। तो ये सारी एक कलेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए सारी नेशन की। दूसरा, आप किसी पढ़े लिखे क्लर्क को भी कहें कि भाई 2 बच्चे पैदा करो, ज्यादा नहीं करने, उसको बात समझ आती है, क्योंकि उसकी रिसोर्सेज नहीं है इतनी कि ज्यादा बच्चे पाले। उसके बरक्स आप किसी छाबड़ी वाले से कहें कि तुम्हारे होना चाहिए कम बच्चे होने, जो कहते जा जा, मेरे 5-6 तो लड़के हैं, वो छबड़ियां लगाते हैं, उनसे बड़ी इनकम होती है, मेरी 3-4 लड़कियां हैं जो घरों में काम करती हैं, बड़ी इनकम होती है, तो मुझे क्या समझा रहा है? उसको समझ नहीं आएगी जब तक आपने वो स्कूल जो इस्लामाबाद में है, दिल्ली कसी में, पहाड़ की परली तरफ, उस तरह के स्कूल क्यों नहीं है जी? वो तप्पड़ वाले स्कूल है वहां पर मॉडल स्कूल बनाइए, उनको एजुकेट कीजिए। वो क्या उनकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि वो मजदूर बनेंगे या घरों में नौकरियां करेंगे या चौकीदार बनेंगे? वो सीएसएस ऑफिसर नहीं बन सकते, वो मिलिट्री जर्नल नहीं बन सकते। बन सकते हैं। हमें कलेक्टिवली ऑल अराउंड नेशनल पार्क पूरी एफर्ट करनी चाहिए कि यहाँ पर जब इकोलॉजिकल टूरिज्म होना चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए लोगों की। भीड़ जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। लिमिट करें, जरूरत से ज्यादा नहीं जाने चाहिए वहां पर। इतनी ज्यादा ईद के दिनों में इतनी कारें होती है कि ये मरगरा दूर तक कतारों बन जाती है वो होटल से लेके। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इसके बता दें इश्यूज भी, उसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है, उसमें प्लान किया जा रहा है, लेकिन अमल बहुत जरूरी है। पहले एक स्कीम बनी थी आज से 40 साल पहले कि यहाँ पर बनीगला में एक वो सफारी पार्क बनेगा, उस पर ऑफिसर बैठ के काम भी करते रहे। फिर वो किधर गई? 40 साल से अमल नहीं हुआ। अब नया अब बनाने लगे हैं हम, PC1 बनाने लगे, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन ये देखना है क्या हमारी कैपेसिटी है अकल की या जिम्मेदारी की कि हम इसको बना सकें। हम क्या आपके पास डिवोटेड सोल्स हैं जो इन पर काम करेंगे? वो बहुत कम हो गए हैं। ये कोई इश्यूज है, इन पर भी गौर करना चाहिए। सोशल इश्यूज है हमारे। क्या आपने एक एक्सपर्ट तो ले लिया, लेकिन फिर एक्सपर्ट साहब बैठे हुए हैं, भाई काम भी करो फिर। तो ये इश्यूज हैं हमारे। ये मरगला नेशनल पार्क एक पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत असेट है। इसमें से बहुत सारे फायदे आ रहे हैं, बाकी लोग आपको बताएंगे ज़्यादा, जो मैं बातें नहीं कर सका। तो ये जनाब मेरी एक जापान गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए थे, तो नीली कसी जो है अक्रॉस मरगला, वहाँ पर हर गांव में टैंकी बनाई गई, वहाँ हर गांव में पानी पहुंचाया गया, क्लीन वाटर वगैरह। अब जब वो उनका हिसाब किताब हो गया, फिर जनाब क्या हुआ कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, वो खराब हो गए और वो वही पुराना गंदा पानी कस्सी नाली में से इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि टैंकियां भी टूट गई, और जाके देखिए वो पाइप नहीं है, वो पाइप भी निकाल लिए। वो बाबा तुम्हारे लिए तो लगाए थे, वो जो बना के बेच दी। कम्युनिटी ने इम्यून हो गई कि मैं किस किस से लड़ूं। भाई लड़े, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए। तो ये जो नेग्लिजेंस है और प्रॉपर्टी को सरकार की प्रॉपर्टी समझना, ये किसी और का पाकिस्तान समझना, उसमें कूड़ा बेशक फेंक दो, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, अपना समझो, अपना इलाका समझो। ये इसके लिए इस तरह की अवेयरनेस करके अमली तौर पे करके दिखाया जाए। और इनकी देखिए, पावर्टी सब चीजों की माँ होती है, इश्यूज की माँ होती है पावर्टी। गुर्बत को दूर करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, आपको एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा, तो फिर जाके गुर्बत दूर होती है। जब गुर्बत दूर हो जाती है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कलेक्टिवली अच्छा है हमने करना है। तो मेरे लिए अगर आप कोई और क्वेश्चन हो, मैं सिर्फ आप लोगों की ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मुझे बायोडाइवर्सिटी का कहते हैं, मैं 27
27 बुक्स का ऑथर हूँ जो रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी का। मेरी एक जो इलस्ट्रेटेड हैंड बुक ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है वो अवार्ड याफ्ता है, और लोगों को उससे फायदा होता है। लेकिन सिर्फ किताबों लिखने से ही काम नहीं होता, किताबें लिखने से, और इसके ऊपर अवेयरनेस भी फैलाएं, तालीम दें। मैं सब्जेक्ट पढ़ाता रहा बायोडाइवर्सिटी का 2 यूनिवर्सिटी में, विजिटिंग फैकल्टी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी और कैनेट कॉलेज लाहौर में भी, और इस इको लिंकेजेस के साथ काम करता हूँ। इकोलॉजिकल लिंकेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको पूरे इलाके के ना इशू समझ आएंगे और ना उनकी रेमेडी समझ आएगी। तो जो हमारे जो नौजवान हैं और आजकल पीएचडी करने लगे हैं यहाँ पर मरगला में, एमफिल करने लगे हैं मरगला में, पहले तो नहीं होता था। मैंने मदद की, मैंने कहा आप करें, मैं आपको टेक्निकल असिस्टेंस। फिर जो आग लगती थी, लगाई जाती है कि हमें जब आग लगेगी ये मैन पावर हायर करेंगे, और मैन पावर हायर जब होती है उनको पैसे मिलते हैं। अब वो इंतज़ार करते हैं कि अप्रैल मई जून और जुलाई की 15 तारीख तक ड्राई सीजन है, उस वक्त ये आग नीडल्स को लगती है और पत्तों को लगती है, और फिर उसको बुझाने के पैसे मिलते हैं। वो जब इस बोर्ड ने चौकियां बना दी कि जहां आग नजर, धुआं नजर आया, वहां फौरी तौर पे एक वो टीम पहुंच जाती है उसको खत्म करने के लिए, तो आग का इंसिडेंस बहुत कम हुआ इस साल। देखा कि ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो इश्यूज को एड्रेस करने के लिए वन हैज टू गो इन द फील्ड। ऑफिसर्स को दफ्तरों में बैठ के क्या काम कर रहे हैं, आप फाइलें ना करें, आप जाएं फील्ड में जाके इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, और जो आपके कारिंदे हैं उनसे काम ले। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम दोबारा डॉर्मेंसी से निकले और काम करना शुरू करें, हर ऑफिसर भी और सिविलियन जो है वो भी, कि जी वो बहुत सारा सामान पिकनिक के लिए लाए और गंद मंद वहीं छोड़ के चले गए। जहां गंद पड़ा है आपका पिकनिक स्पॉट है, तो ये ना हो। मेरे लिए कोई अगर क्वेश्चन है मैं हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम ले लिया नहीं, कोई मसला नहीं, और बहुत इंफॉर्मेटिव स्पीच आपकी थी, और बहुत प्रेजेंटेशन इज रियली वंडरफुल कि आप हमेशा इतनी मेहरबानी से हमें एहसास दिलाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ लेकिन आपके लिए जाहिर है कि अभी आपने सिर्फ जो पहाड़ी इलाका है हमारा मारगला हिल्स का, उसके ऊपर आपने फोकस किया है। हमें शक्करपड़िया के इलाके और रावल डैम के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये हम एक राउंड ऑफ वो करके तो फिर क्वेश्चंस भी लेते हैं और इसके ऊपर भी बात करते हैं। ज़ेड.बी. मिर्जा साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया जावेद अली खान साहब ने, कंट्री मैनेजर यूएन हैबिटेट। जावेद अली खान साहब, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, मेहरबानी आपकी, आपने हमें ज्वाइन किया। मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हाजिर हो गया हूँ और मुझको इतना अच्छा लगा ज़ेड.बी. मिर्जा साहब को देखकर। ये हमारे नेशनल एसेट हैं, और मैं बहुत मुझको याद आ रहा है कि मिर्जा साहब ने अपनी साहबजादी को भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी का शौक दिलाया, और उनकी बच्ची भी जो है, अब तो बहुत अरसा हो गया मुझको देखे हुए, मिले हुए, लेकिन ये कि पूरी फैमिली जो है ना, ये बायोडाइवर्सिटी के डेडिकेटेड इनका इंटरेस्ट है, फील्ड है, एक्सपर्ट है ये। और मैं कहता हूं मुनीर साहब, आपने तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ये मरगला हिल्स जो हैं, ये इनफैक्ट एक तोहफा है कुदरत का इस पूरी इस्लामाबाद की आबादी के लिए। और ये अकेले की जिम्मेदारी किसी की नहीं, बल्कि ये पूरी सिटीजन की जो है ना, ये एक हेरिटेज है उसकी, जिसको प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना इंतहाई जरूरी है। और एक दफा मेरे जहन में ये बात आई शुरू में कि मरगला हिल्स के ऊपर और मुनीर ये ज़ेड.बी. मिर्जा साहब के कंट्रीब्यूशन के अलावा बहुत स्केर्स या बहुत स्कैंटी काम हुआ है इसकी नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर या उसको डिफाइन करने के लिए। तो मेरे जहन में बात आई थी
कि अगर बच्चे यहाँ कैंपिंग किया करें, स्कूलों को नेचर से जो है ना उनको आगाही के लिए अगर ये दिया जाए और उसमें सैम्पलिंग, जैसे ZB मिर्जा साहब हैं ये बता सकते हैं, तो इनकी किताब है जिसके अंदर रेयर स्पीशीज या जो स्पीशीज यहाँ प्लांट की फाउना फ्लोरा जो पाया जाता है उसकी इन्वेंट्री करके देखें कि किस किस किस्म की क्या है। बच्चों की कैंपिंग भी होगी, बच्चे जो है फिर उसको सर्वे करके उसके मुख्तलिफ नक्शे बना, यानी हम लोगों को सोसाइटी के साथ और अपनी नई नस्ल को, अपने स्कॉलर्स को इस डाइवर्सिटी के बारे में फैमिलियराइज करना और उनका इंटरेस्ट जनरेट करना इंतहाई जरूरी होगा। यहाँ पर से ऐसी शफाफ पानी की स्ट्रीम्स आती थी और जो है ना अब गंदे नाले की और बदबूदार ये सीवरेज का वो बन गया है नाला, वो सारा का सारा, ये सब कुछ रिहेबिलिटेट हो सकता है, प्रोटेक्ट हो सकता है। हमारे सामने एक मिसाल शिमला पहाड़ी की है एबटाबाद में, वो एक आईसोर लगता है। प्लानिंग के अंदर ये इंतहाई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है, ये इतना बड़ा फीचर है इसका लैंड यूज का, इस्लामाबाद के कैपिटल का, कि ऑनेस्टली दुख होता है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर देखकर। ये आईसोर होगा। हमारे प्लानर्स को, हमारे सिटीजन्स को इसको बिल्कुल अपना असासा समझना चाहिए, अपनी हेरिटेज समझना चाहिए और उस तरह से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये जो रेस्टोरेंट्स का मसला मतलब शुरू हो गई है, मैं रोजाना कभी कोई नाम सुनता हूँ, बढ़ती ही चली जा रही है। मुझको समझ नहीं आता कि ये जो है, ये पहले तो सिर्फ मोनाल थी तो मोनाल के लिए बड़ा एक्शन भी लिया गया, लेकिन अब तो और बहुत सारे नाम भी सुनने में आ रहे हैं। तो ये मेरी तो समझ नहीं आता कि हमारे प्लानर्स को, हमारे वो लोग जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, यहाँ पर लाइटें भी अगर आप देखें ना, इतनी लाइट भी रात को नहीं होनी चाहिए ग्लेयरिंग, जो कि नजर आ रही होती है नीचे से। ये ऐसे इलाकों में, नेशनल पार्क में स्पॉटलाइट्स होती हैं जो कि बाहर से दूर से नजर नहीं आती हैं, काली स्याह होती है। इसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट को प्रोटेक्ट करना या उनको फ्री एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो है, ये इतना जरूरी है। ये तो हमारा एक असासा अगर खत्म हो गया, इंतहाई बदकिस्मती होगी। नीचे जो इस्लामाबाद की जमीनें हैं उन पर इंक्रोचमेंट या उन पर जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं, वो तो हैं ही बेइंतहा, मतलब के उसके काबिल उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये हमारा ये असासा है यहाँ का, और यहाँ का हेरिटेज है, यहाँ का बैकड्रॉप है इस्लामाबाद का, और यही इसकी ब्यूटी है। और अगर हम इसको उस तरह से नहीं रखेंगे तो ये जो है ना, ये हमारी नस्लें हमको कभी भी माफ नहीं करेंगी कि हमने इसको, आपने जैसे कहा कि शिमला पहाड़ी है, नहीं, शकरपनिया, रावल लेक का आपको पता है कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन रावल लेक। तो यहाँ पर तो बोटिंग, यहाँ पर तो मोटराइज्ड बोट्स, यहाँ पर इस किस्म की चीजें, यहाँ पर मकानात और मकानात के सीवरेज, ये सारी चीजें जो हैं वो इंतहाई मतलब के पाबंदी थी कि इस किस्म का कोई पोल्यूशन इसमें एंटर ना हो, क्योंकि पानी का जखीरा या पानी का खजाना ये बहुत ही अहम है। पानी का फुकदान पैदा हो रहा है, और अगर ये पोल्यूटेड वाटर यहाँ जमा होता चला गया तो ये जो है ना, अब 12 कहू से सारा वो और ये जो पोल्ट्री फार्म्स हैं मरी से लेके इधर तक, उन सबके जो हैं वो पोल्यूशन इसके अंदर आ रहे हैं, और इंक्रोचमेंट बढ़ती चली जा रही है। आप लोग बनीगाला का जिक्र कर रहे थे या और जगहों का जिक्र कर रहे थे, ये सारी चीजों के ऊपर वो पहले कमेटी के इंतहाई स्ट्रिंजेंट
मतलब के इंस्ट्रक्शंस मुझको याद हैं। कई मीटिंगें मैंने पहले भी अटेंड की थी। ये जो रावल लेक पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी थी, उसमें सीडीए है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उसमें और बहुत सारे अदारे हैं जो कि वो मुश्तरका तौर पर वहां बैठते थे और उसमें बातें होती थी। तो उनके ऊपर अमल दरामद करना, उनकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना, जैसे जेडवी मिर्जा साहब ने कहा कि लॉ तो बन जाते हैं, एफर्ट कभी फॉर्चुनेटली वन टाइम कोई अच्छी हो जाती है, लेकिन उनको कंटिन्यू करना या उस पर अमल दरामद करना, उसको साइडलाइन नहीं करना, इसकी बेइंतहा ज्यादा जरूरत है। अगर देखा जाए तो लॉ भी अपनी जगह पर काफी मजबूत है, और देखा जाए तो उसके बाद भी जो काम हुआ है, मुझको याद है उमर असगर साहब के वक्त में जब वो हमारे वजीर बने, उन्होंने बेइंतहा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ईंटों के भट्टे बन रहे थे, वो स्टोन क्वेरिंग हो रही थी, स्टोन क्वेरी भी बहुत ज्यादा हुई है नेशनल पार्क के अहाते के अंदर। तो उसमें जो है ना वो सारी चीजों को बहुत ज्यादा और मेरे ख्याल में वजारत माहौलियात का या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का अगर देखा जाए, मिर्जा साहब भी इसके वो होंगे, मतलब वाउच कर सकते हैं मेरी बातों को कि ये चीजें कितना काम इस पर किया गया है, कितनी एफर्ट की गई है, लेकिन उसके ऊपर फ्रूटफुल नतीजा ये आपका जो रोल है या आपके जैसी जो और अदारे हैं जिनको कि आप पब्लिक फोरम कह लें या आप प्रेशर ग्रुप कह लें या आप इसको थिंक टैंक कह लें, जो कुछ भी आपकी एफर्ट है ये बड़ी मुफीद है, बड़ी जरूरी है। इसको लोगों को जिम्मेदारियों की आगाही की तरफ रिकॉल कराते रहना या उनको बताना। तो मैं भी जो है वो बहुत पैशनेटली फील करता हूं कि ये हमारा असासा है, हम सबकी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, और हम सबको चाहिए, वरना आने वाली नस्लें या दुनिया भी इस्लामाबाद को इसी की खूबसूरती से पहचानती है। वरना इस शहर की वो वैदानियत या इस शहर की जो एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो बिल्कुल तबाह होकर खत्म हो जाएगी। तो ये फिर वापस नहीं आनी है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ, कोई अगर सवाल होगा तो जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जावेद अली खान साहब, आपने बहुत ब्रीफली सारा। मैं अजहर कुरैशी साहब, आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? जी जी, मैं मिर्जा साहब से ये पूछना चाह रहा था कि डेफिनेटली जावेद अली खान साहब से भी, तो मैं लास्ट वीक में हाइकिंग के लिए गया मार्गला नेशनल पार्क पे, तो मैंने देखा है कि काफी सारे वो जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स हैं, या तो उनमें पानी बहुत कम हो गया है या वो खुश्क हो रहे हैं। तो इसको कोई ऐसा तरीका नहीं कह सकता कि इनको इमीडिएटली रिवाइव किया जाए, कोई रिचार्ज कर दिया जाए या कोई और ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए वहाँ पे, क्योंकि वो तो सारे वाटर स्प्रिंग्स जो है खत्म हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नूरपुर शाह और जो है दूसरा इलाका 17 मील से जो है वो पोल्यूशन काफी यहाँ पे आ रही है, उसके लिए बड़ा मसला है। और तीसरा ये कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं इनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बैन लगाया था। शुरू में बहुत अच्छा काम हुआ, काफी जगहों पे जो है इन्होंने चालान भी किए, और जितने बड़े बड़े स्टोर्स थे उन्होंने तो उसके अल्टरनेटिव भी लेके आ गए। लेकिन मैंने भी देखा है कि जो ही मॉनिटरिंग इसकी कम हुई है तो फिर दोबारा से जो है ये पॉलीथीन बैग ये शूटअप हो गए हैं, और खासतौर पे जितने लोकल वेंडर्स हैं वो तो दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, और वो गली कुछ में फिर से वो आना शुरू हो गया। तो इसका जो है हमें कुछ करना चाहिए कि जब गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, शुरू में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है, अजहर कुरैशी साहब, वो पॉलीथीन वाला जो पॉलीथीन वाला मसला बिल्कुल आज के मौजूद से अलग है, इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन आपका जो पहला सवाल है वो बहुत वैलिड है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जेड बी मिर्जा साहब और जावेद अली खान साहब की राय ले लेते हैं कि एक तो ये है कि जो हैबिटेट्स हैं हमारे और जो इकोलॉजी है वो काफ़ी इस वक्त उसको नुकसान पहुंच चुका हुआ है। इसी तरह जो वाटर नेचुरल स्ट्रीम्स थी वो उनमें पानी कम हो गया है या वो आलूदा हो गया है अगर कहीं पे है, और उनके अंदर कचरा भर गया हुआ है।
कुरैशी साहब का सवाल ये है कि क्या इनको इमीडिएटली रेस्टोर किया जा सकता है? रेस्टोर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? पहले ज़ेड.बी. मिर्जा साहब, फिर जावेद अली खान साहब। मैंने जी शुक्रिया बहुत बहुत। दो बातों करूंगा। पहली बात तो यह है कि पानी कैसे आता है, सबसॉइल कैसे जाता है। अगर तो चिकनी मिट्टी है और उसके ऊपर कोई घास वगैरह नहीं है तो वो पानी एकदम से वॉश डाउन चला जाएगा। और अगर पानी बारिश ज़्यादा हो गई है तो वो नीचे तूफान लाएगा, फ्लैश फ्लड आ जाएंगे, वो तो नुकसान हो गए। अब पानी सबसॉइल कैसे जाता है, या दरख्त जो हैं वो रिप्लेनिश कैसे कहते हैं, एक्वीफर जो पानी के जखीरे हैं जमीन के अंदर, वो ऐसे होता है। बड़ा ब्रीफली जल्दी से मैं समझाऊंगा टाइम की कमी की वजह से, कि जो भी पत्ते गिरते हैं किसी जगह पर उसके दो तीन काम हैं। एक तो इंसुलेशन काम है कि अंदर से सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो उस गर्मियों में सूरज उड़ा के ना ले जाए, दूसरी गर्मी जो धूप है वो उसको खत्म ना कर दे। दूसरा ये होता है कि उसमें मखलूक पलती है, उसमें मॉइस्चर पड़ी रहती है, मॉइस्चर निकलती है। वो फोटोसिंथेसिस जो हुआ था वो उसका प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, मॉइस्चर होती है। वो मॉइस्चर जो है वो उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं। केचुआ जाके जमीन में बैठ नहीं जाता, वो चलता है जमीन के, सब सॉइल मूवमेंट होती है। सुंडियां, ग्रब्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो सॉइल की बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। उसका रोल हमारे मुल्क में बहुत कम समझा गया है। उसकी टेक्सोनोमी तो समझ आ गई, इसका नाम क्या है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वगैरह वगैरह, लेकिन क्या करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सी स्पीशीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, और एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन सा जो जिसमें ये मदद देता है। उसमें ये होता है कि अगर मियर मोबिलिटी देखी जाए कि पत्ते गिरे हैं दरख्तों के, उसमें उसकी डिग्रेडेशन के लिए वो उसमें मखलूक है, वो उसमें कीड़े मकोड़े, सुंडियां और वो जो कन खजूर है, बिच्छू, ये सारा कुछ वो सिस्टम जो सब साल चल रहा है वो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाता है। अब जो सबसॉइल पानी जाता है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है सॉइल की, कि वो पानी, बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करे। नंबर वन इसलिए कि उसके ऊपर दरख्तों के तने हैं, उसके ऊपर झाड़ियां हैं, उसके ऊपर घास है, पानी स्पीड पकड़ ही नहीं सकता। जब पानी जितना स्लो चलेगा उतना रिप्लेनिश करेगा, नीचे पर जो जखायर है उसमें पानी सबसॉइल जाता है। वो पानी जब सबसॉइल चला जाता है तो वो ग्रेविटी के साथ कहीं से निकलता है, वो वादी में कहीं चश्मे फूटते हैं, इसलिए बारिश हो ना हो आपको पानी मिलता रहता है, वो चलती रहती। अब जब पानी की जो सोर्स है उसको ही हम उखेड़ के परे फेंकें और बेचें और उसका वहां पर इरोजन हो जाए, सॉइल जो सॉइल इरोड हो जाती है वो उस पत्थर रह जाते हैं नीचे, उसमें अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए द एंटायर वेजिटेशन, वो अपना अपना रोल, आप पहाड़ पर जरूर जाते होंगे गर्मियों में, तो जब बारिश पड़ती है तो जहां से सड़क बनाने के लिए पहाड़ को काटा होता है वहां से देखें कि घास लेटा हुआ है कि पानी ऊपर से स्लिप होकर निकल जाए और जो इरोजन ना हो, और दरख्तों के तने जो हैं वो, झाड़ियां जो हैं वो पानी के फ्लो को स्लो डाउन करते हैं, और सबसॉइल वो पहाड़ों से पानी जाता है। ये भी पहाड़ है, इसमें से भी बारिश होती है तो एकदम से पानी बह नहीं जाना चाहिए अगर इसके ऊपर फ्लोरा है और सॉइल में बायोडाइवर्सिटी है। अब मैं एक इन्वेस्टिगेशन कराई है अभी, उसका डाटा फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। मेरे पास 8 इंटर्नीज जो हैं उनको हमने स्कॉलरशिप दे के काम पे लगा दिया फील्ड में। वो ये है कि बारिश से जब आग जब लगाई जाती है जंगल में, उसमें क्या नुकसान होता है। देखने वाले ये कहते हैं जी ड्राई सीजन में आग लगी थी, सारा कुछ सड़ गया था, बारिश हुई उसके बाद जनाब वो सारी फूट पड़ गई, फिर दोबारा इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ। नो, उसका हमने कहा कि सब सॉइल बायोडाइवर्सिटी किस हद तक नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है, उसको इन्वेस्टिगेट किया है कि जो सब सॉइल इकोसिस्टम उसके ऊपर अबव द सॉइल इकोसिस्टम डिपेंड कर रहा है, उसको कितना बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज जो हैं वो फायर हीट रेजिस्टेंट हैं और कौन कौन सी जो वो सेंसिटिव हैं, कौन कौन सी खत्म हो गई हैं। इसलिए
जो पैटर्न ऑफ फ्लोरा है उस पैटर्न के मुताबिक जो मरगला पहाड़ का दामने को से वेस्टवर्ड इलाका है जो नेकेड अभी तक पड़ा हुआ है, उसमें जो छोटी मोटी सॉइल बची भी हुई है वो हर बारिश में धुल जाती है, उसको बचाया जाए। हम एक्सटेंसिव प्लांटेशन करेंगे एंड फ्लोरा के मुताबिक हमारी नर्सरियां जो अब हो जानी चाहिए तैयार, 1 साल पहले नर्सरी तैयार होती है, कम से कम 1 साल पहले, तो आप उसमें झाड़ियों की नर्सरी भी बनाएंगे, शरब्स की, जो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक, तो वो नर्सरियां से उसी पैटर्न के साथ उसी हाइट के ऊपर उसी तरह की प्लांटेशन की एक्सटेंसिवली काम करते रहेंगे 5-6 साल तक। तो जो कुएं में गर्मियों में पानी खत्म हो जाता है, मरगला के नजदीक जो कुएं हैं उनमें पानी नहीं होता और सबसॉइल वाटर डीप चला जाता है, वो नहीं होगा। तो ये इस बात का ये हल हो गया कि इस एक तरफ हम इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, ताकि रीजनिंग आए, जिनसे पैसे मांगने हैं वो बायोलॉजिस्ट नहीं बैठे हुए, वो फाइनेंस के लोग हैं, वो उनको कहेंगे जरूर पैसे दे प्लांट, वो कहे दरख्त कितने लगाए बताओ, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है तो हम दरख्त लगाएंगे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ये ख्वाहिश नहीं की कि आप ठीक है दरख्त लगाइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि इकोलॉजी का बेड़ा गर्क करें। इकोलॉजी में जो पानी की रिसोर्स है वो डिपेंड करती है सॉइल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एंड अबव द बायोडाइवर्सिटी। एक तो ये का हल इसका 2-4-5 साल के अंदर अंदर अभी से शुरू कर देंगे तो इसका पक्का हल हो जाएगा। दूसरी बात की पोल्यूशन की, ऊपर से चश्मे तो क्लीन वाटर आते, तो मैंने कैनेड कॉलेज को एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, उसकी स्टूडेंट्स ने आके यहाँ पर एक तमाम जो नदियां चल रही हैं रावल लेक और बियॉन्ड रावल लेक, उन्होंने एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का देखा, तो उन्होंने देखा कि जहां बहुत सारी स्पीशीज जो है जो सेंसिटिव है, पोल्यूशन सेंसिटिव है, वो जूं नीचे पानी आता जाता वो स्पीशीज नहीं नजर आती, कुछ है पोल्यूशन रेजिस्टेंट, वो बढ़ जाती है रावल लेक के नजदीक। जो आपका बाराकऊ का गंदा नाला आ रहा है उसमें भले फीकल मैटर है, उसमें ऑयल भी है, तो वो आके रावल लेक का जो अपर पार्ट है उसको उसका बेड़ा गर्क कर रहा है, उसकी बायोडाइवर्सिटी कम हुई। हमने डाटा हमारे पास मौजूद है, रिपोर्टें आ गई हैं। और जब स्पिलवे से पानी नीचे जाता है तो वो पानी का जो नेचुरल रिकवरी होती है वो करवाता है बायोडाइवर्सिटी का, और नीचे जब गया पानी हमने वहां सैंपलिंग की, वहां पर वही बायोडाइवर्सिटी फिर मौजूद हो गई। इसका मतलब है कि जो अपर पार्ट ऑफ द रावल लेक है, नॉर्दर्न पार्ट है, वो नेगेटिवली बीइंग अफेक्टेड, फर्दर होता जाएगा तो सारा रावल लेक का बेड़ा गर्क। वो पानी आप क्लोरीन डाल के और फिल्टर करके रावलपिंडी के लोगों को पिला रहे हैं, आप हमें पता ही नहीं है कि किस हद तक वो उसमें ये पोल्यूटेंट्स जा रहे हैं। अच्छा, ये दो बातों का तो है। अब कई इलाज होते हैं फिलफोरा, वो फिलफोरा इलाज ये है कि हमें इस इकोलॉजिकल पैटर्न के ऊपर जो फ्लोरा उगा हुआ है उसको उसकी नर्सरियां बना के एकदम से लगाना शुरू कर दे, और अगर नेचर के ऊपर छोड़ा तो नेचर साल हा साल रहती, वो उसका सीड की डिस्पर्सल होगी, कब सीड जर्मिनेट करेगा, कब पौधा, और उसको बकरी कब खा जाएगी ये भी हमें नहीं पता। तो इसलिए मैं एक चीज ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि क्या ये नहीं हो सकता कि हम कोई वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड छोटे छोटे बना दें बहुत सी जगहों पे, ताकि फौरी तौर पे जो है वाटर ये बिल्कुल एक और वो है। मैं इस पर मुनीर साहब रोशनी डाल सकता हूँ। अगर मिर्जा साहब की बात खत्म हो गई है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब आप मुझको कहेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। सर फरमाइए आप, इस वक्त तो डिस्कशन कर रहे हैं। शुक्रिया मिर्जा साहब। मैं जो है ये कहना चाहता हूँ कि यूएन हैबिटेट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है फेडरल फ्लड कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ, के ड्राउट एंड फ्लड मैनेजमेंट ऑफ इस्लामाबाद, और उसके अंदर जो बेसिक हमारा इंटेंशन है वो ये है कि इनको रिहेबिलिटेट करना है, रन ऑफ को रोकना है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स और जिसको कहते हैं कि बायो इंजीनियरिंग के मेजर्स, ये सारी चीजें लेने के बाद अपने इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए
और उसके अंदर जो है जो स्ट्रीम्स में जैसे आपने बताया प्लांटेशन का या जिस तरह से सीडलिंग्स का आप कह रहे थे स्पीशीज को वो करने के बाद वहां पर अगर किया जाए तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसलिए कि ये तो एक है ही। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मेरा वाटर हार्वेस्टिंग का और फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग फ्लड मैनेजमेंट फ्लड एंड ड्राउट मैनेजमेंट का है, वो आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद के या फुटहिल्स पर 50-50 फुट पानी, जो पहले 50 फुट पर निकल आता था, अब 300 350 फुट पर पानी चला गया है। तो ये खुश तो होना ही होना है लाजमी, जितने इसके वाटरशेड एरिया के अंदर इसका इम्पैक्ट तो इंतहाई सीवियर पड़ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो हमारा है ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कमेटी प्लानिंग डिवीजन की जो है वहां से मंजूर हो चुका है, और अब इंशाल्लाह बहुत अनकरीब ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा। और 22 तारीख को यूएन हैबिटेट, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और एनडीएमए और इन लोगों के साथ मिलकर एक हमारा प्रोजेक्ट बना है फ्लड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट का रावलपिंडी और नौशेरा के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट की इंसेप्शन वर्कशॉप है 22 तारीख को, तो वो हम ऑलरेडी किक ऑफ कर रहे हैं। तो ये पहले ये दोनों प्रोजेक्ट इकट्ठे थे, लेकिन साइज में ये ओवर साइज हो गया था, तो ये इसकी एडेप्टेशन फंड से इसको फंडिंग मिली है, और ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट अब होने लगा है 22 तारीख को। और इसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद का है वो भी इंशाल्लाह इसी साल 2021 में वो ग्राउंड पे आ जाएगा, मेरा अपना ये ख्याल है, क्योंकि एक स्टेप से क्लियर हो चुका है। तो बाकी और फेडरल फ्लड कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएन हैबिटेट, ये सारे जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। तो अजहर कुरैशी साहब के लिए ये बहुत अच्छी खबर है और हमारे सिटीजन्स के लिए। लेकिन जो प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उसको भी बहुत स्ट्रिंजेंटली, मतलब कि इन्फोर्समेंट जो है, जो लॉज मौजूद हैं, जो तरीके मौजूद हैं, उनको भी मजबूती के साथ अमल दरामद कराना जरूरी होगा। सिंगल हैंडेडली या एक अमल से अगर अब उसका तदारुक दूसरी तरफ से प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए या प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए, तो वो सारे इनिशिएटिव्स जो है ना वो रिजल्ट नहीं दे सकेंगे जो रिजल्ट उनको देना चाहिए। सही। इसके लिए बहुत शुक्रिया ज़ेड मिर्जा साहब। वापस मैं आता हूँ। हम मरियम शबीर साहबा एसडीपीआई की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, हम इनसे भी थोड़ी सी राय ले लें, तो फिर इनको भी, ताकि हम शरीक गुफ्तगू हम उस राह से कर लेंगे। मरियम शबीर साहबा, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के हवाले से, फ्लोराफाना के हवाले से, जो रिसोर्सेज के हवाले से काफ़ी जो हमारे सीनियर हैं ज़ेड मिर्जा साहब और जवेद अली खान साहब ने हैबिटेट के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से बात की। आप चूंकि रिसर्च भी इस हवाले से आपने की है, और जाहिर है कि एसडीपीआई एक अपना एडवोकेसी का रोल भी अदा करता रहा है, और आपने भी कम्युनिकेशन के हवाले से और पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी एक, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो चीज़ देखते हैं कि ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ही है। अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं कर पाए, या ये है कि लोग मानने को तैयार नहीं हैं। ये क्या चैलेंजेस हैं अवेयरनेस के हवाले से और लोगों को कन्विंस करने के हवाले से कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर जो आइस सोरिंग कंस्ट्रक्शन है वो होती जा रही है, और अभी भी हमने देखा कि जब पैंडेमिक में सारे लोग घर के अंदर बैठे हुए थे, वो आइस सोरिंग कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जो है वो भी चलती रही। तो कौन सी वजूहात हैं, क्यों हमारी बातों में असर नहीं है और क्यों लोग नहीं मान रहे, क्यों पॉलिसी साज जो हैं वो इसके ऊपर उस तरह से, जैसे अभी कहा कि बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे पास लॉज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या रीजंस नजर आती हैं मरियम शबीर साहबा? जी थैंक यू मुनीर साहब। आई थिंक इतने सीनियर लोगों ने जितनी डिटेल से हमारी बायोडाइवर्सिटी सारी चीज़ों का बता दिया है, उसमें मैं अपना छोटा सा रोल कंट्रीब्यूट करूंगी एज अ यंगस्टर अपने प्रोफेशन में। देखें, जो अवेयरनेस रेजिंग की बात है, अगर हम सिर्फ जनरल पब्लिक की बात करें तो समझ में आता है कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं, या उनको समझ नहीं है, या उनको अब इनफ जो है वो नॉलेज उनको दिया नहीं गया। जैसे अगर यंगस्टर्स की बात करें, यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं स्टूडेंट या स्कूल में हैं,
तो वो ट्रेल्स वगैरह पे जाते हैं हाइकिंग के लिए, तो प्लास्टिक की बॉटल्स और बाकी गंद और ये जो रैपर्स खाने पीने के होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, या बारबेक्यू करते हैं तो वो सारा वेस्ट वहाँ पे छोड़ के चले आते हैं। तो उनका तो शायद समझ में आता है कि हमें ज्यादा एडवोकेसी करने की जरूरत है, उनके सिलेबस में ऐसी चीजें डालने की जरूरत है। अगर सिलेबस फौरन से चेंज नहीं हो सकता तो हमें ऐसा कुछ एक्टिविटीज डिवाइस करने की जरूरत है, जो कि करते भी हैं हम गाहे बगाए, जिसमें आप भी अमूमन इन्वॉल्व होते हैं, कि हम सेमिनार्स वगैरह जाके करवाते हैं या बच्चों से प्लांटेशन की एक्टिविटी कराते हैं, ताकि उनमें सेंस ऑफ अवेयरनेस आए। उनकी तो शायद समझ आता है कि उस साइट पे जो है वो ज्यादा काम करने की जरूरत है, हमें एफर्ट्स अपने मजीद बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मेरी समझ से ये बाहर है कि जो हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसकी कंजर्वेशन के लिए, वो खुद इसकी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जो ईटरीज हैं यहाँ पे मार्गला हिल्स में, ये किसने इसका अप्रूवल दिया था? हमारे इंस्टीट्यूशन से क्यों अप्रूवल एट फर्स्ट हैंड दिया? और अगर दे दिया था तो उसके बाद से उनका वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है। आप जितने होटल्स वहाँ पे, चाहे मुनाल है, चाहे ग्लोरिया जीन्स है, एक दो और भी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनका देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। वो जितना वहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, चाहे वो किचन वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट है, जैसे ग्लोरिया जीन्स की बात करें तो वहाँ पे तो काफी वेस्ट जनरेट होता है। इस तरह मुनाल में भी जो पानी सर्व करते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स में, वो भी काफी जनरेट होता है, वो उधर ही फेंक देते हैं। तो उसका क्यों इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो उनसे वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं लिया है? और ये सिर्फ मार्गला हिल्स पर नहीं है, हर जगह ही है, लेकिन पर्टिकुलरली चूंकि मार्गला हिल्स की बात हो रही है तो मैं उसी पर फोकस करूंगी। इसी तरह इस नेशनल पार्क में ऑफ कोर्स रावल लेक भी आती है। तो वहां पर देखें, जो टूरिस्ट हमारे जाते हैं, जो वहाँ पर बोट वगैरह चलती है, एंजॉय करके हम आ जाते हैं। मेरा आई थिंक लास्ट ईयर जाना हुआ था, इस साल तो पैंडेमिक की वजह से शायद हम सारे ही डरे हुए हैं, उस तरह से नहीं निकल रहे, इसलिए नेचर को भी थोड़ा हील होने का टाइम मिल रहा है। तो लास्ट ईयर जब मैं गई तो अब प्लास्टिक की बॉटल्स पानी के अंदर फेंकी हुई है। टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप इतना तो, आपको अगर इन्वायरमेंट की अवेयरनेस नहीं भी है तो ये बेसिक एथिक्स में आता है कि आप अगर पानी पी रहे हैं तो अपने साथ ही आप बोतल रखें, और घर तक नहीं उठा के लेके जा सकते तो वहाँ पे जो वेस्ट बिन इंस्टॉल है आप उसमें डाल दें। आपको मतलब पानी के अंदर बोतल फेंकने की कोई सेंस समझ में नहीं आती है, ये समझ से बिल्कुल बाहर है मेरी। इसी तरह जो है वो जो रोल है, हम देखते हैं कि जो बाकी कंट्रीज हैं, मीडिया का रोल वो बहुत ही मुझे कम नजर आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। यहाँ पे कोई मीडिया के लोग होंगे जो ऑफेंड भी हो सकते हैं, कुछ सेंसिटाइज काफी हद तक हो चुके हुए हैं हमारी सिविल सोसाइटी की एफर्ट्स की वजह से, और काफी कवरेज अभी होती है। लेकिन अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, जैसे कि सिटी में भी एयर पोल्यूशन होती है, जो कि राइट वेजिटेशन, जैसे जेड मिर्जा साहब ने बताया कि राइट वेजिटेशन जो है वो करनी बहुत जरूरी है, और जो रीजनरेशन है उसको टाइम देना चाहिए, ताकि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो सही से डेवलप हो और स्पीशीज आ सके। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगी, तितलियों का जिक्र हुआ। हम कुछ साल पहले तक हम देखते थे, 10 से 15 साल पीछे चले जाएं, तो चूंकि लोकल वेजिटेशन थी यहाँ पे, वेजिटेशन लोकली थी, तो वो तितलियां आती थी, जुगनू आते थे। अब जो है वो चाहे वो 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर है, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट जो है प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उसमें मसला ये है कि जो लोकल यहाँ पे वेजिटेशन जो सपोर्ट करता है हमारा सॉइल और हमारा क्लाइमेट, वो उससे हम हटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रिलेटेड स्पीशीज है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो हटती जा रही है। और इसी वजह से फिर एयर पोल्यूशन का भी आप देखें, एयर पोल्यूशन का तो खैर इसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी इन्वॉल्व है, और हम ह्यूमन एक्टिविटीज काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो उस एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो है वो काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। उस पर हमें मैं एग्जांपल दे रही थी मीडिया का रोल ही इसमें। तो हम अगर एयर पोल्यूशन की लेट्स सपोज बात करें या इलीगल कटिंग की बात करें, तो हमारे सिर्फ सिटी के ऊपर आपको न्यूज़पेपर की कवरेज हो रही है, आपको कभी भी जो है वो फ्रंट पेज में नहीं आएगा। अभी मैं पिछले इंडिया में एयर पोल्यूशन का जो इशू हुआ है, वो उनके लीडिंग न्यूज़पेपर्स जो है इंटरनेशनल वाले, उनके फ्रंट पेजेस पे बड़ी बड़ी एयर पोल्यूशन रिलेटेड स्टोरीज आई हुई हैं। और हमारे यहाँ बड़ी स्टोरी क्या होती है कि पीडीएम का जलसा में क्या हो रहा है, कब पीछे हट रहे हैं, और कब जो है वो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं। ऑल तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को मेरे कहने का मकसद ये है कि उस तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिलती हमें, सिटी पेजेस के ऊपर ही उसकी जो है वो कवरेज नजर आती है। दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूशंस हमारे जो रेलिवेंट हैं उनको काफी ज्यादा अपना रोल प्ले करने की जरूरत है, कि आपकी जो जॉब है एटलीस्ट वो तो आप करें, और अगर वो नहीं करे तो उसको पुश मीडिया और सिविल सोसाइटी मिलकर कर सकते हैं। सही सही। टूरिज्म की बात जब मैं कर रही थी, जिसमें हम वेस्ट काफी हमारे जो भी करते हैं उसको सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ लेके जाने की जरूरत है, अवेयरनेस देने की जरूरत है। और जो लिटरिंग करते हैं यहाँ पर,
जैसे ये अभी पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि बारिशें वगैरह जब हुई तो उसके बाद जो है पानी काफी चश्मों में आया हुआ था डिफरेंट जगहों पे, ट्रेल 5 की तरफ भी चले जाएं तो उस पर हम ये कर सकते हैं कि हमने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे थे जो काफी वेस्ट फैला के आए थे, लेकिन हमें कुछ ऐसी भी एग्जांपल सोशल मीडिया पे देखने को मिली जिनमें इंडिविजुअल लेवल पे यंगस्टर्स ने वेस्ट को साफ भी किया, सिर्फ अपना ही नहीं औरों का भी, और बड़े ट्रैश बैग्स लेके जो है वो उन्होंने किया। इसी तरह जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हम अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और गवर्नमेंट भी और शायद रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, टिम्बर माफिया। जैसे कि ZB मिर्जा साहब ने कहा कि जो कम्युनिटीज वहां पर रह रही हैं उनको गैस नहीं है तो ऑफकोर्स वो तो काटेंगे, उनको तो चाहिए लकड़ी जलाने के लिए। उनको सस्टेनेबली उसको देखा जा सकता है कि उसको कैसे हम मैनेज करें, उनको कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि हम उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वो वहाँ पे कम्युनिटीज रह रही हैं, उनके पास गैस नहीं है, वो खाना कैसे बनाएं, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते गैस, तो उन्हें लकड़ी तो चाहिए होगी, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ये गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। और जो टिम्बर माफिया है हमारा, जो बिजनेसेस से रिलेटेड है, ये इसको तो हम इतने जब से पाकिस्तान बना है हमारे इंस्टीट्यूशंस इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और शायद आगे भी बहुत सारे सालों तक नाकाम रहे। थैंक गॉड कि जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने जो नोटिस दिया हुआ था, हमारी स्टोन क्रशर एसोसिएशन थी, वो उनके पास पहुंचे हुए थे कि हमें CPEC के अंडर जो है यहाँ से बड़ा अच्छा पत्थर निकलता है और बड़ा अच्छा मटेरियल है, तो वो हमें दें। तो वो उन्होंने उसके खिलाफ डिसीजन दिया, लेकिन लेट्स सी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं। हमने देखा कि ये एम्बेसी रोड के ऊपर हम सिविल सोसाइटी ने मिलकर, जिस मोमी ने लीड किया था, जब वो ट्रीज कटिंग का इशू हुआ था तो उस पर भी बड़ा प्रोटेस्ट हुए थे, बड़ा वो किया था, उस पर भी जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं एक्सपेंड करनी, लेकिन कुछ अरसे बाद हमने देखा कि वहाँ पे रोड एक्सपेंड होगी, उसका कुछ नहीं हो सका। तो लेट्स होप कि इस पर स्टोन क्रशिंग जो माफिया के अगेंस्ट डिसीजन आया उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह से हो। इसी तरह जो फायर कंट्रोल है उसको उस पर देखने की जरूरत है कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट, उसको रेगुलराइज करने की जरूरत है। उसके खिलाफ देखिए रूल्स और पॉलिसीज हमारे पास ऑलरेडी बहुत हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि पॉलिसी चेंज ना है, ये करें वो करें, रूल्स बनाएं, हमारे पास बहुत ज्यादा हैं ऑलरेडी। हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ एम्फसाइज करने की जरूरत है, और उसको एडवोकेसी पे करने की जरूरत है, और ऑफ कोर्स अवेयरनेस रेजिंग। तो मैं कहती हूँ कि जो आपके यंगस्टर्स और बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उसको तो दें, लेकिन सबसे पहले आप सेंसिटाइज और अवेयर जो है, जो हमारे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी देखभाल के लिए, उनको तो पहले उनके सेंसिटाइज पहले करने की जरूरत है कि भाई खुदा के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट पे रहम करें, मजीद डिटेरियोरेट ना करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहबा। मोमी सलीम साहबा का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। वो इस वक्त बेसिकली वो तो ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन थैंक यू मोमी, वेरी काइंड ऑफ यू। आप बिल्कुल भी गाड़ी भी ड्राइव कर रही होंगी और ये सारी, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत सारे जो हमारे जैसे लोग हैं उनको, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और एडवोकेसी के लोग हैं, उनको एक ग्रुप में निट भी किया हुआ है और सारे मिलकर एक जॉइंट एफर्ट्स कर रहे हैं। ये एक बड़ा आपका अच्छा इनिशिएटिव है फेडरल कैपिटल के लिए, और आपने काफ़ी इस हवाले से मोमी सलीम साहबा का आपने अपना एक एक्टिव रोल जो है वो डेफिनेटली प्ले किया। लेकिन हमने देखा है कि सारे जो एडवोकेसी के लोग हैं, रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी करने वाले, ZB मिर्जा साहब हमें डाटा फ्राहम करते हैं कि ये हो गया, जवेद अली खान साहब हमारे साथ हैं, वो बताते हैं कि फलां हैबिटेट्स जो हैं वो तबाह हो गए, फलां जगह से 12 कौल से फलां गंद आ गया, 17 मील से आ गया, पोल्ट्री फार्म से आ गया, सारा कुछ। और अभी मरियम शबीर साहबा ने भी एक सवाल उठाया कि सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशंस, those institutions responsible for managing Islamabad and the surroundings and Margla Hills National Park, उनको सेंसिटाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम इतने वक्त से कोशिश कर रहे हैं, कुछ 30 साल तो हमें भी हो गए इसी काम के अंदर, लेकिन इसके बावजूद क्या वजूहात रहीं कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उसके जो नेचुरल रिसोर्स है वो डिटेरियोरेट ही होते जा रहे हैं। मोमी सलीम साहिबा।
जी, थैंक यू मनीष साहब। एंड नो, आई एम नॉट ड्राइविंग, मैंने पार्क कर दी है साइड पे गाड़ी बिकॉज आई वांट टू बी अ गुड सिटीजन। और मरियम ने जैसे कहा, बिल्कुल आई थिंक जो आपने बात रेज की है, जो क्वेश्चन रेज किया है कि अभी तक हमारी अगर इम्प्लीमेंटेशन या जो आपके रिसर्च बेस्ड जो आपका एविडेंस है उसको अभी तक लूप इन क्यों नहीं किया गया पॉलिसी मेकिंग में, और ये एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं छोटा सा एक आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैं क्यों इस तरफ इतनी ज्यादा, जिस आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया रिक्लेमिंग ग्रीन इस्लामाबाद का, तो मैं इस तरफ क्यों आई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 6-7 साल मैं पहले SDPI के साथ एसोसिएटेड थी, और 6-7 साल जो मैं रिसर्च वहां पे करती रही, तो मुझे ऐसे लगा कि हम एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, जहां हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद पॉलिसी मेकर्स को बुलाते हैं, और अक्सर औकात उनकी स्पीचेस भी खुद ही लिखते हैं जो हमने चाहते हैं उनके मुंह से कहलवा देते हैं, लेकिन वो घर जाके वो चीजें भूल जाते हैं। और वो ऐसा विशियस सर्कल था कि जहां आप रिसर्च पे रिसर्च करते जा रहे हैं और वो स्टडीज शेल्फ हो रही हैं, और फिर कुछ अरसे बाद दोबारा से हम उसी चीज को जो है एविडेंस को दोबारा तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, खास तौर पे जहां मैं एनवायरनमेंट की बात करूं। तो आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, and that was the time when I joined a German foundation. और वो मैंने क्यों ज्वाइन की, क्योंकि अक्सर औकात हमारे इधर सिविल सोसाइटी के साथ जो, और अब आपको पता है बहुत ज्यादा जो है क्रैकडाउन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया था, और अब ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्टिव हो गया है उनका रोल। तो उसमें मैंने ये देखा कि उनके पास ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट बेस्ड जो है उनकी अप्रोच हो जाती है, वो चाहते हुए भी अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो भी काम करते हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड करते हैं, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो उस चीज को कंटिन्यू करना, या उसकी एक जो है आई थिंक वो साइलोज में हर कोई अपना काम तो कर रहा है, लेकिन उसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं। इस वजह से जब जर्मन फाउंडेशन, मैंने इसीलिए एक बड़ा सोचा समझा स्टेप था, उसकी वजह ये थी कि वहां पे आई हैड द लिबर्टी एज हेड ऑफ द इकोलॉजी डिपार्टमेंट कि आई कैन डिजाइन एंड आई कैन इम्प्लीमेंट व्हाट आई सी नीड्स टू बी डन। और इसलिए हम लोगों ने उसी के दरमियान ये रिक्लेमिंग ग्रीन इस्लामाबाद जो था एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इसका मकसद ये था, और ये आपके सवाल का एक जवाब भी है, कि इम्प्लीमेंटेशन में जिस चीज का फुकदान है या जिस चीज की वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, आई थिंक वो पार्टनरशिप है। और SDGs में भी अगर आप देखें तो 17 गोल जो है वो है ही पार्टनरशिप, और आई थिंक वो सारी SDGs को लिंक करता है। इसीलिए हमारे इधर सिविल सोसाइटी हो, चाहे अक्रॉस बोर्ड हो, चाहे आपका फॉर एग्जांपल आपके जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, जैसा मरियम ने कहा, उनको सेंसिटाइज करने की अगर जरूरत है या जो भी है, उनके साथ पार्टनरशिप, आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप, एक आम आदमी के साथ पार्टनरशिप, और कम्युनिटी एक बड़ा लार्ज, ऑफ कोर्स वो इतना मतलब एक कम्युनिटी जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी एक बड़ा जनरल टर्म है। अगर हम कम्युनिटी को अनबंडल करें तो उसके अंदर और बहुत से सेगमेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं। तो कहने से ये मुराद, जब तक आप इंक्लूसिव और इंक्लूसिविटी और पार्टनरशिप नहीं लाएंगे अपना मोडस ऑपरेंडी में, तो आई थिंक तब तक हम इन इश्यूज को देखते रहेंगे। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, पार्टनरशिप इस हद तक मिसिंग है। जब मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ तो मेरा मकसद ये भी है कि जब आप अपना EPA या जब आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो पब्लिक हियरिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर रखवाती है, तो उसमें किस हद तक लोगों को, क्योंकि वो दरअसल में तो रिप्रेजेंटेटिव लोगों की है, वो एक प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करी है। आप वहां पे कितनी पार्टनरशिप देखते हैं कि वो किस हद तक दे रीच आउट टू कॉमन मैन कि जी आप आके बताएं कि क्या, या फॉर एग्जांपल CDA है, मैं अगर लोकल इधर की बात करूं तो CDA ने किस हद तक एक जमाने में कभी बनाई थी आपकी जो है कम्युनिटी कमेटीज बनाई थी, सेक्टर वाइज कमेटीज बनाई थी, वो कहाँ गई? वो भी एक पार्टनरशिप है।
फिर आपकी यूथ है, आप उसको क्यों नहीं लाते, उसके साथ पार्टनरशिप करें, उसको इनोवेशन की तरफ लेके आए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें इस वक्त जो हम वही रिडंडेंसी में कर रहे हैं, जैसे अभी लैंडफिल इन्होंने प्रपोज की 2017 में वेस्ट मैनेजमेंट अपनी तरफ से, ये मतलब लैंडफिल वो पुराना एक जमाने का जो है वो करने के लिए, और 2017 के जितने लोग हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर जाहिर सी बात है शोर मचा रहे हैं कि हम एक गार्बेज उसके साथ तो नहीं रह सकते। तो कहने से ये मतलब कि ये उसमें भी इनोवेशन नहीं ला रहे, हालांकि रिसोर्स इस वक्त देखा जाए जो जितना वेस्ट है वो एक रिसोर्स है, तो वो वहां भी इनोवेशन की जरूरत है। तो ये जो पार्टनरशिप्स डिफरेंट फॉर्म की जो मिसिंग है, आई थिंक ये एक सबसे बड़ा इश्यू, और आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस को। वो समझते हैं शायद हम कम्युनिटी या हम एक आम लोगों को या किसी रिसर्चर या जो बंदा जिसको कुछ पता होगा उसको लाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी शायद पावर डायनेमिक्स चेंज हो जाए। ये जो हमारे साउथ एशिया या साउथ में एक जो ये फियर है ना पॉलिसी मेकर्स में, दिस हैज टू गो, बिकॉज आप डेवलपमेंट जब कर रहे होते हैं यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर दोज पीपल जिनको आप यू लीविंग देम आउट ऑफ दैट प्रोसेस। तो आई थिंक कि वो जो एक मिसट्रस्ट है उसको भी खत्म करने की जरूरत है, और जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे वो सर, क्योंकि मैं अक्ले कुल नहीं हूँ या आप अक्ले कुल नहीं है, लेकिन टुगेदर वी कैन डू a lot of things। तो वो जो टुगेदरनेस है आई थिंक दैट इज लार्जली मिसिंग जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोमी, थैंक यू सो मच। ये वाकई ये पार्टनरशिप मिसिंग है, लेकिन अगर इसको हम इसी के हवाले से देखें जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के कॉन्टेक्स्ट में, तो मोमी आपको क्या नजर आता है कि ये वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो तो जाहिर है कि उसमें सिटीजन्स को ऑन बोर्ड तो नहीं लिया जाता, हालांकि जो एडवोकेसी करने वाले लोग हैं वो जो बातें उठा रहे होते हैं, या जरबी मिर्जा जैसे लोग जो बातें उठा रहे होते हैं, उनको कोई उसके अंदर कंसिडरेशन में नहीं लाता। एक वेस्टेड इंटरेस्ट है और एक मटेरियल इंटरेस्ट है, दैट प्रिवेल्स। तो मतलब आप जो पार्टनरशिप्स की बात कर रही हैं वो तो जाहिर है कि जब कहीं कोई सेंसिटाइजेशन या कोई ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो तभी वो पार्टनरशिप्स चलेंगी ना। जी बिल्कुल। अच्छा चले मैं आपको अनबंडल करती हूँ। जब मैं मिसट्रस्ट की बात करती हूँ तो मेरा इससे क्या मकसद है। देखिए किसी भी जगह डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, और हम सबको पता है कि इस वक्त किस तरह के आपके जो बिजनेसेस इस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं, सिग्नल्स मेरा ख्याल है मोमी के जो हैं बहुत सी चीजों में लिवरेज ले जाओ, इन्फ्लुएंस कर देते हैं जी। मतलब ठीक है। तो आई थिंक वी हैव टू ब्रिंग डिसीजन बैक इन द हैंड्स ऑफ पीपल, और हमें कहीं ना कहीं बिजनेसेस को सेंसिटाइज करना है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर माफिया बनता जा रहा है जो कि आपकी, क्योंकि देखें अगर मैं एक बिजनेस का आइडिया लेके आती हूँ, अगर उसमें एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस हैं, और अगर मैं ईपीए या किसी कंसर्न्ड जो है अथॉरिटी के पास जाती हूँ, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि ये लॉन्ग रन में मेरे लिए भी नुकसानदेह हो सकता है अगर मैं जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर नहीं चल रही। तो मैंने अगर दरख्त काटने हैं, मैंने अगर पानी बेदरेग यूज करना है, जैसे सीमेंट एजेंसीज चकवाल में करती रही और हमने उसके ऊपर जर्नलिस्ट लेके गए और रेज किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक्शन लिया, या आपका और किसी किस्म का एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है, तो आई थिंक वो एक माफिया बनता जा रहा है जो कहीं ना कहीं आपके पॉलिसी सर्कल्स में भी बहुत एक्टिव है। और मैं एक किताब पढ़ रही थी माफिया, मुझे पूरा उसका नाम याद नहीं है, बेसिकली वो माफिया पे ही किताब थी, और जो लैटिन अमेरिका के जो माफिया थे 70s में और 80s में, बाद में वो जो है पॉलिटिशियंस बन गए या पॉलिसी मेकर्स के साथ उन्होंने अपनी कॉन्जुगल टाइज बना ली, मतलब शादियां कर दी और इस तरह से। तो आई थिंक पाकिस्तान भी जो है उसी डगर पे चल रहा है। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी कैंडिड, बट दैट्स द ट्रूथ ऑफ द मैटर। आप अगर मुनाल की केस ले लें तो हम सबको पता है कि इस तक जो ओनर है मुनाल के वो कौन हैं और उनका किस हद तक इनग्रेस है। फिर वो कहीं ना कहीं हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हुकूमत का इल विल है, हुकूमत का विल भी हो, लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब आपका एक अपनी हरकत से पूरा मुल्क जब तो फिर ऑफ कोर्स आप जो है वही काम करेंगे, या आप
उस हद तक ही जाएंगे जहां पे आपको कोई नुकसान ना हो। तो आई थिंक इस तक हमें जो ये डील लिंक करना है ना बिजनेसेस को और पॉलिसी सर्कल्स को, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मागला हिल में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, और बल्कि आपको मैं एक बैड न्यूज ये सुनाऊं कि शेख रशीद साहब ने इनॉग्रेट करना था परेड ग्राउंड के अंदर रिवर इन ड्राइव इन सिनेमा, इन्होंने एक वो करना था इनॉग्रेट इस्लामाबाद के लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट है, अच्छी चीज है, लेकिन ऑलरेडी परेड ग्राउंड जहां बना है वो भी आपने जो है वो मागला नेशनल पार्क ही है ना वो भी, तो आपने वहां पे एक तो उसको खराब किया, और क्योंकि आपने परेड ग्राउंड पहले प्रपोज किया था और जब आपने उसको इनॉग्रेट किया तो आप F9 पार्क चले गए। तो F9 पार्क के अंदर जितनी गाड़ियां जाएंगी, जितनी पार्किंग होगी, बाहर की ग्रीन बेल्ट भी खराब होगी। तो इस तरह की हमारे इधर प्लानिंग होती है जहां पे सिर्फ ये देखा जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट किसका है, किसकी जगह हम जो है वो किसको हमने प्लीज करना है और किसको नहीं करना है। और इसमें मेरे लिहाज से हुकूमत का इसमें कसूर नहीं है, लेकिन समहाउ दे आर हैंडीकैप्ड, समहाउ वो हैंडकफ्ड है, बिकॉज हमारा इधर जो विशियस सर्कल चल चुका है, जिस तरह बिजनेसेस माफिया जो है वो इस वक्त जो है अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए जो है वो अवाम का बड़ा नुकसान पोल्यूशन की सूरत में, लैंड डिग्रेडेशन की सूरत में, फॉरेस्ट कवर लॉस की सूरत में कर रहे हैं। आई थिंक ये एक अनप्रेसिडेंटेड सी चीज है और वी नीड टू थिंक एंड एज ए कम्युनिटी वी नीड टू स्टेप आउट। कहीं ना कहीं तो प्रेशर बिल्ड होगा और होता है, इसीलिए वी कंटिन्यू टू डू व्हाट वी डू। Okay, thank you, Mommy, for your presentation and your opinion about it and suggestions. ज़ैडवी मिर्ज़ा साहब, वापस मैं आपकी तरफ आता हूँ और जवेद अली खान साहब आपकी तरफ। अजहर कुरैशी, आपने कोई दरमियान में कोई सवाल मेरा ख्याल करने की कोशिश कर रहे थे? मैं यही अर्ज कर रहा था जो इन्होंने फरमाया। सवाल कोई नहीं था, मैं सिर्फ यही ऐड करना चाह रहा था कि देखिए हमारे पास नॉलेज भी है, इश्यूज सारे आइडेंटिफाइड है, ठीक है, सिर्फ ये है कि एक्शन नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज बने हुए उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इसको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, तब हम इन तमाम मसाइल का हल निकाल सकेंगे, वरना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। Okay, ज़ैडवी मिर्ज़ा साहब, now quickly we will have bullet points में recommendations कि what is the way forward. मोमी, आपने मेरे ख्याल ड्राइव करना होगा पहले, अगर आपने वे फॉरवर्ड क्या है। एक तो आपने कहा है कि कम्युनिटी शुड कम आउट एज अगेंस्ट ऑल दिस एनवायरमेंट अनफ्रेंडली प्रैक्टिसेस। क्या कोई एक दो कोई सजेशंस अगर आपने देना तो फिर आप अपनी गाड़ी आप ड्राइव कर सकती हैं, फिर आप इवन यू कैन लीव द मीटिंग एज वेल। आई थिंक एज अ सीनियर मैं उनको कहूंगी कि वो पहले प्लीज जी करें। बिल्कुल, ओके फाइन फाइन। ज़ैडवी मिर्ज़ा साहब, प्लीज गो अहेड। What could be the way forward? अब ये सूरत हाल सारी आपने बता दी, जो डिग्रेडेशन होनी थी वो हो चुकी हुई है, मजीद कोई प्लानिंग भी हो रही है मजीद डिग्रेडेशन की, वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। अभी तक हमें उसकी भी कोई समझ में नहीं आई कि वहाँ पे नेवी ने जो रावल डैम के ऊपर चीज़ बना दी थी, शक्करपड़ियाँ के एरिया में हमने देखा कि वहाँ पे कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी बना और सारे काफ़ी सारा वो भी दैट वाज पार्ट ऑफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क, और हज़ारों दरख्त काट के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी गई। और कई दो एक बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी भी चल रही हैं, हेलीपैड वहाँ पर है, और बहुत सारा एरिया साफ करने के बाद वहाँ पर गन्स क्लब और क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हैं और मज़ीद होती जा रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़ैडवी मिर्ज़ा साहब, कौन से स्टेप्स ऐसे हैं कि जो लिए जाएं तो हम मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की जो फर्दर डिग्रेडेशन है उसको रोक सकें? पहली चीज तो जो साहिबा अभी बात कर रही थी, मेरे ज़हन से उनका नाम भूल गया, मोमी सलीम जी, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि प्रोजेक्ट की शक्ल में कोई काम होता है तो उसको ओन नहीं किया जाता। किसकी जिम्मेदारी है इसको मेंटेन करने? उसकी एक गलत गंदी मिसाल ये है कि जो जापान गवर्नमेंट ने पैसा दे के, बहुत ज़्यादा पैसा दिया था नीली कसी वैली में, जो घरों में घर घर में वहाँ पर पानी पहुँचाया, नलके लगवाए और टैंकियाँ बनाई और उसको साफ पानी उसमें पहुँचाया पीने के लिए भी और बाकी इस्तेमाल के लिए भी। जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो कोई आदमी जिम्मेदार नहीं था कि ये चीज जो इसकी जो नलके की टूटी है
वो किसी ने ज्यादा घुमा दी जोर से तो वो लीक होनी शुरू हो गई। अब वो उसके ऊपर हमने ये देखा कि वो कपड़ा लेके उसकी पट्टियां बांध के उसको टाइट करते हैं, टूटी नहीं बदली जाती, क्योंकि कम्युनिटी के पास अगर कोई जिम्मेदार शख्स होता और कम्युनिटी का अपना फंड होता तो उसकी मेंटेनेंस पे लगता और वो अभी तक चल रहा होता। वो इतना करोड़ा रुपया जो था उसका बेड़ा गर्क हो गया कि उसका मालिक ही कोई नहीं है, जिनके लिए बनाया गया वो मालिक नहीं है। वो कहता है ये जिम्मेदार है, मैं पैसे क्यों खर्च करूं। तो एक तो ये चीज है, ओनरशिप होनी चाहिए, जो भी प्रोजेक्ट हो उसकी सस्टेनेबिलिटी डिस्कस हुई होनी चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि मैं मीटिंग्स में देख जाता रहता हूँ और मेरा जो चीज मेरे ज़हन में आती है कि यहाँ पर मीटिंग्स में क्रिटिकल रिव्यू नहीं होता। जो सीनियर है उसने जो कह दिया तो वल्लाह है बहुत अच्छा आपने बड़ा फरमाया, ये चीज खत्म होनी चाहिए। देयर शुड बी क्रिटिकल रिव्यू। उसके बाद आप फ्रेंड्स हैं, उस वक्त बहस लें उनसे, उस वक्त सारा चीजें डिस्कस करें, मिनट्स में आए और फिर उसके मुताबिक अमल और उसको फोरसी किया जाए इश्यूज को। ये चीजें तो जो हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो प्लानिंग हो रही है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसको क्रिटिकली देख वही जो पार्टिसिपेंट्स है वो करे ना। अगर एक स्टेप सीनियर है वो जो फरमा गया तो एक स्टेप जूनियर जो है वो उस वक्त चुप चुप करके बैठा होता है, वो नहीं कहता सर आपने बात गलत की है, ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा। वो उसके बाद भूल जाए, उसके बाद अगर किसी ने बात कर भी दी तो वो चलता है बदले लेने में बातें कि कहीं ना कहीं जाके मैं इसको इसकी ठुकाई करूं, इसको ठीक करूं। एक तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये एक प्रैक्टिकल इशू है, इसी से माफिया शाफिया बनते हैं। दूसरा ये है कि जो कुछ भी डिसीजन है, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि मैं यूनिवर्सिटी टीचर रहा हूँ। अब जब कोरोना शुरू हुआ तो उस वक्त मैंने काम छोड़ा है। यूनिवर्सिटियों में ये है बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है और सबके थीसिस जो हैं वो अलमारियों में लगे हुए हैं। जो काम टैक्स देती है उसको पता ही नहीं कि ये हमारा जो पैसा जो है इस पे कोई यूजफुल काम भी हुआ है पाकिस्तान में कि नहीं हुआ। इसमें बहुत यूजफुल काम हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं होता। प्रोजेक्ट इसका मतलब ये है कि मीडिया भी एक स्लगिश टाइप इंस्टीट्यूशन बन गई है कि जो खबर आ गई किसी न्यूज एजेंसी ने दे दी वो तो ब्रॉडकास्ट हो गई, खुद जाके एफर्ट नहीं करनी, या जो एफर्ट करने जाते फील्ड में उनकी इतनी समझ बूझ ही नहीं है कि मैं जाके इसकी इशू की इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकूंगा। वो तो बाद को हमने देखा है कि डिस्कशन जो हो रही है उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं होते वो बैठे हुए, वो चाहे कि उनको वो जो बिस्किट और पेस्ट्रियां वो नजर आ रही होती हैं। इसमें भी थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं हमारे पास, चौनवे लोग लगाइए। और वो मीडिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसको वो जो जब मैंने एक कॉलम लिखा 1 साल के लिए कि लाइफ इन नेचर, तो मुझे एडिटर साहब ने कहा कि हमें कोई और बंदा दे दीजिए जो हमें फीड करे रेगुलरली नेचर के ऊपर। भाई वो भूखे बैठे हुए हैं, कोई टेक्निकल लोग आकर इंफॉर्मेशन तो दे। आप जनरली रिव्यू करें पाकिस्तान की रिसर्च को। मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि देर आर मैनी मिनी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, बड़े बड़े लायक लड़कों ने थोड़े थोड़े काम कर किए हुए हैं, उनको इकट्ठा करें, उनको प्रोजेक्ट करें। हमें बाहर की दुनिया ये समझती है कि हम ये जो मोबाइल चोर हैं, या हम रिश्वतखोर हैं, या हम फलां बुराइयां करना जानते हैं। उन किसी को किसी दिन भी आपने देखा कि कभी कभार कोई थिंक टैंक होता है वो बात करता है तो उनके भी एक्सपर्ट पॉलिटिकल इश्यूज की बातें कर रहे होते हैं, वो बाकी नेशन की वेलफेयर की बात ही नहीं कोई करता। एनवायरनमेंट की बात बहुत कम करते हैं, जो करते भी हैं वो पोल्यूशन वाली बात तो होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी एनवायरनमेंट है, वो आप बहुत चीजें हैं। इलिटरेसी बड़ी होनी चाहिए और उसके ऊपर बातें तो सुन लेते हैं
प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं, फिर कौन पूछने वाला है। मुझे ये बताइए कि मरगला के एडजेसेंट परली तरफ, नॉर्थ की तरफ, कितने अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल बने हुए हैं। आपने वहां से तो माली और चौकीदार प्रोड्यूस करने शुरू किए। मैट्रिक करके किसको माली की नौकरी भी नहीं मिलती। आप टेक्नोलॉजी किधर गई है, हुनर किधर गया है। एक मोची जो चप्पलें बनाता है वो एक बाबू से ज्यादा पैसे कमाता है। वो घर बच्चों के लिए पैसे लेके जाता है। इल्म और हुनर, हर कोई भाग रहा है जी मैं MA कर लूँ और BA कर लूँ, उसके बाद नौकरियों के लिए मिन्नतें करता रहता है, नौकरी है होती ही कोई नहीं। जो टेक्नीशियन है, जो हुनर जानता है, हुनर की एजुकेशन ही नहीं हो रही आपके मुल्क में। वो होनी चाहिए, उसका सब्जेक्ट होना चाहिए। आप स्प्लिट करें मैट्रिक से आगे, एक क्लासिकल एजुकेशन की तरफ जाएं, एक टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं। और आपके पास मिर्जा साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू है। जाहिर है कि ये तो हमारे पूरी कौम का एक अलमिया है और ये हमेशा हम आपसे बहुत लर्न करते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए। मुझे आज अगर हम थोड़ा सा ज़रा मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन के हवाले से वे फॉरवर्ड की बात करें, क्योंकि अभी मैं कल परसों खबर में पढ़ रहा था, कल की बात है कि 1.8 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने PC1 बना के वो मिनिस्ट्री के हवाले किया है फॉर अप्रूवल। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये भी एक अच्छी खुशहाल बात है कि अगर इतना पैसा मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ के हवाले से और इस तरह से आता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें मैं थोड़ी सी मेरी कम इल्मी है, मोमी सलीम और जावेद अली खान साहब, अजहर कुरैशी साहब, आप भी इसके ऊपर, बशीर अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो इस्लामाबाद प्रेसिडेंट लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। ये इसमें कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ? मोमी, जावेद अली खान साहब, ZB मिर्जा साहब के इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने 1.8 बिलियन का जो PC1 बनाकर मिनिस्ट्री को भेजा है, तो क्या बाकी लोगों से पूछा गया कि भाई इसके ऊपर क्या बात होनी चाहिए? मैं मुनीब साहब आपके अगर इजाजत हो तो यहाँ इस बात से शुरू करता हूँ। देखें, प्रोटेक्शन मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, अगर इसको वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए या कंजर्वेशन के लिए जो शुरू किया गया है, तो इसका तो इम्पैक्ट उस वक्त होगा जब आप प्लानिंग को स्ट्रिंजेंटली और स्ट्रिक्टली एडहियर करेंगे और वायलेशंस को रोकेंगे। तो यहाँ तो आप 1.8 की जगह 100 या 200 बिलियन का भी प्रोजेक्ट अगर ले आए, लेकिन ये प्रोजेक्ट किस तरह डिलीवर करेगा अगर वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं या वो एक्शंस जो कि प्रमोट कर रही हैं वाइल्ड लाइफ को तबाह करने में और खत्म करने में, ये तो प्लानिंग लॉज और इम्प्लीमेंटेशन के लॉज और इन्फोर्समेंट और डेविएशन फ्रॉम मास्टर प्लान, लैंड यूज चेंजेस, ये चीजें अगर नहीं होंगी तो ऐसे 1000 प्रोजेक्ट भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव को। क्यों? कि वो फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर आप देख लें कि पेंडेमिक जब आया है दुनिया भर में, ग्लोबल वार्मिंग कम हो गई है या पोल्यूशन या एनवायरनमेंट ने रीजेनरेट किया है, रिकूप किया है और बहुत ज्यादा मतलब ये कि बेहतर हो गई। वजह उसकी क्या थी कि उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो मिनिमाइज हो गया, क्योंकि लोग जो है ना वो महदूद हो गए और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए। तो इस तरह से खुद ब खुद नेचर के अंदर रीजेनरेशन का, बेशक जैसे ZB मिर्जा साहब ने कहा कि जब उसमें और पॉजिटिव अगर कंट्रीब्यूशन होने लगे या इनिशिएटिव होने लगे तो वो जल्दी रिहेबिलिटेट हो जाती है, जल्दी मतलब कि वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये कि कुदरत का एक अपना अमल भी है और कुदरत का एक अपना प्रोसेस भी है, जो पैंडेमिक में खास तौर पर साबित हो गया कि कितनी ज्यादा ग्लोबली वाइल्ड लाइफ वापस आ गई, बर्ड्स वापस आ गई,
इकोसिस्टम काफी बेहतर रिस्पांस देने लगा। तो यहाँ पर जो टेक होम वाली या रिकमेंडेशंस मैं देना चाहूंगा वो लॉज की स्ट्रिंजेंट इन्फोर्समेंट, लैंड वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान और लैंड यूज चेंजेस को रोकना, और प्रोमोटिंग कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरगला हिल्स इकोसिस्टम थ्रू इनहांसिंग सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। ये जो है ना अगर कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये मेरी सजेशंस हैं। थैंक यू। बहुत मेहरबानी आपकी। जी जेड बी मिर्जा साहब, आप वे फॉरवर्ड के हवाले से बात कर रहे थे, और जाहिर है कि फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड किया था कि अभी ये 1.8 बिलियन का जो PC1 है वो भी जाहिर है कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को सबमिट किया गया है। तो इसकी रोशनी में आप क्या सजेस्ट करते हैं जेड बी मिर्जा साहब? जेड बी मिर्जा साहब, लेकिन जी बात ये है जी कि जहाँ चाहें तो हम रिलाई करते हैं फॉरेन एक्सपर्ट्स के ऊपर, जिन्होंने कई दफ़ा पाकिस्तान देखा भी नहीं होता, यहाँ का पहाड़ भी नहीं देखा होता, उनके ऊपर करते हैं। और जहाँ हमारे पास जो एक्सपर्ट्स पड़े भी हुए हैं पाकिस्तान में, उनको नहीं फिर पूछा जाता। यहाँ जो एक बड़ी भयानक मिसाल ये है कि 2 रीछ जो चिड़ियाघर के थे, बीमार थे या जो भी था, उसका जब इलाज हो गया तो वो उनको रेस्क्यू करने के लिए पाकिस्तान से रेस्क्यू कर रहा है। उनको क्रूअल्टी हो रही थी पाकिस्तान के में अंदर, जो कि एग्जेजरेटेड। बाहर की NGO ने शोर मचाया अपने पैसे जनरेट करने के लिए, वो आ गए। और मैंने ये शोर मचाया कि भाई अपने वेटरनेरियन PhDs हैं यहाँ पर, जो जर्मनी से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, वो यहाँ यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बैठे हुए हैं। आप उनको कंसल्ट करें कि क्या आप इनको संभाल सकते हैं, आप इनका क्या इलाज करेंगे, इनको पाकिस्तान में रखा। क्या पाकिस्तान का रीच जो है, पाकिस्तान में जो पैदा हुआ है, वो जॉर्डन में जाके वो सेहतयाब होके वापस आएगा, जहां पर वो उसकी अकरेंस ही नहीं होती। 3000 फुट से ज्यादा ऊंची बुलंदी उनके पास है भी नहीं। तो बहरहाल कोर्ट का ये ऑर्डर था कि इनको सेंचुरीज में भेज दिया जाए। तो सेंचुरीज में भेजने के लिए जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं कि ये स्टेजेस में जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। एकदम से आप यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से उठा के आप एल्पाइन क्लाइमेट पे ले जाएंगे तो सर्दियाँ शुरू हैं, वो मर जाएगा। आप उसने हाइबरनेट भी करना है, उसने ये भी जानना है कि अब मैंने सर्दियों में सोना है, 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने जो वक्त गुजारना है, उसके लिए मैंने सितंबर अक्टूबर में दबा के मछली खानी है, कीड़े मकोड़े खाने, और मेरे उसके जो जिस्म है उस पर इतनी चर्बी आ जाए कि वो सर्दियों के वो महीने गुजार सके, उसको कैसे पता चलेगा। इसलिए उसको यहाँ से आप ठीक, वेरी गुड, आई एग्री कि पिंजरों से निकालें उनको और उनको खुले एनक्लोजर में रखें, लेकिन वो यहाँ का ट्रॉपिक जो पैदा ही हुआ है या पैदाइश के बाद फौरन यहाँ पर वो रीछ नचाने वाले से आपने जोड़ा खरीद के यहाँ रखा हुआ था, वो एकदम से वहां नहीं जा सकता। मैं शोर मचाता रहा कि वेटरनेरियन जो पाकिस्तानी हैं उनको इन्वॉल्व करें, तो वो पता नहीं क्यों वो किसी को नहीं कांटेक्ट किया, नेग्लेक्ट हुआ। ये इश्यूज हैं। हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, हम फ्रेंड्स हैं। लेट अस टॉलरेट ईच अदर्स क्रिटिसिज्म एंड उसके ऊपर ध्यान करें। इसलिए ठीक है, वो PC1 बन रहा है और बड़ा अच्छा लायक लोग हैं, बना रहे हैं। आई होप कि वो उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हो जाएंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उनको बनाने का? वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि यहाँ की वाइल्ड लाइफ को पता नहीं बच जाएगी, क्या होगा। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हम कन्फिस्केट करते हैं एनिमल्स, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एक बड़ा सफारी पार्क बना दिया जाए और उसमें रखा जाए। तो अभी देखें क्या करते हैं। अभी तो डिसीजन नहीं आया, अभी वो पास करेगी मिनिस्ट्री इसको, और उसके बाद शायद ये सोचेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होना है, कहाँ रखना है। ये सारी बातें उस वक्त जब मैंने ये सुजेस्ट किया था कि यही चिड़ियाघर जो है जहाँ पर हाथी का 1 एकड़ का एनक्लोजर है, उसको एक्सटेंड कर दें, बड़ा 25 एकड़ तक ले जाइए उसको, और उसमें हाथी को छोड़िए और उसकी फीमेल का इंतजाम करिए
और उसको जब बाहर से आप जो पैसे खर्च करके फीमेल लाएंगे वो उसको उनके साथ मिलाएं और आपका जो प्रॉब्लम है वो ओवर हो जाएगा। और जो बात रही कि जो बाहर के वेटरनेरियन आएंगे और उसके नाखून साफ करेंगे और उसका ट्यूमर खत्म करेंगे या दांत वांत साफ करेंगे, पाकिस्तान में मौजूद है, काम करें, काम ले। अच्छा ZB मिर्जा साहब, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि ये जो PC1 बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को दिया गया है, आपको या आप जैसे जो दूसरे माहिरीन हैं बायोडाइवर्सिटी के, उनको कंसल्ट किया गया इस PC1 को बनाते हुए? जी, मैं जब ये बन रहा था ना जी, मैंने एक्चुअली आई एम 85 ईयर्स ऑफ एज जी, माशाल्लाह। मेरी अब मैं जानता हूँ कि नेचर जब ताकत में डिक्लाइन लाती है, फिजिकल ताकत में, और उसके बाद अल्टीमेटली मेंटल फैकल्टीज भी कमज़ोर हो जाती हैं, बंदे की शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़त्म हो जाती है, हियरिंग ख़त्म हो जाती है, दांत ख़त्म हो जाते हैं, तो वन शुड स्टॉप डूइंग दोज वर्क। मैंने वर्कलोड शेडिंग की है, मैंने रिज़ाइन किया है कि मैं अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मैं क्रिएटिव काम कर रहा हूं, मैं 27 बुक्स का ऑथर हूं और आर्टिस्ट हूं, मैं उनकी पेंटिंग वगैरह खुद बना रहा हूं, वो कर रहा हूं। तो वो इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। अगर मैं इन्वॉल्व होता तो मैं उनको जरूर ब्लेम करता कि जी आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये दुरुस्त काम कर रहे हैं, मेरा कोई हक नहीं है। वो इंशाल्लाह सियाने लोगों के हाथ में है और वो काम अच्छा हो जाएगा। और फिर बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, फिर वही बात आती है कि अमल भी हो जाए। बिल्कुल सही। मोमी सलीम साहबा, what should be the way forward for the conservation and protection of the resources of Margaret Hills National Park? And what do you think about, secondly, what do you think about PC1 that has been prepared for MOCC by Islamabad Wildlife Management Board? तो इसमें इतने आप तो जाहिर है कि यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, तो क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बकायदा इसके अंदर लूप में लिया गया? देखिए, मैं जैसे ZB मिर्जा साहब ने कहा, आई डू नॉट नो इसके क्या कॉन्टूर्स हैं, तो मैं इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकती। लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त जो लीडरशिप अभी चेंज हुई है और थोड़ा सा IWMB दोबारा से मेरे लिहाज से एक बेशक वो जानवरों के उसमें ही थोड़ा सा जो है रिवाइव भी हुआ है और थोड़ा सा उसके ऊपर आई थिंक लीडरशिप भी चेंज हुई है। और रायना जो है वो एक काफी सालों से जो है वो एनवायरनमेंट पे काम करती रही हैं और उनकी अप्रोच हमेशा से बड़ी पॉजिटिव रही है। तो मैं उम्मीद तो मैं यही रखती हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट अभी बनेगा, ये PC1 तो ऑफ कोर्स इट्स अ फर्स्ट स्टेप, और इसके बाद ऑफ कोर्स जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है एज पर द प्रोसेस वो आई एम श्योर होगा, क्योंकि आई थिंक के हर प्रोजेक्ट में एक ऑप्शन नो प्रोजेक्ट की भी होती है, और जब आप पब्लिक हियरिंग करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो हमने प्रोजेक्ट प्रपोज किया है, जरूरी नहीं कि वो पत्थर पे लकीर है। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एनवायरमेंटलिस्ट को, एक्सपर्ट्स को, या जो कम्युनिटी है उसमें देखेगी कोई इश्यूज हैं, तो लाजमन उसको कंसिडर करना होता है और उसमें एक जो ऑप्शन नो प्रोजेक्ट की है वो भी होती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी कि विद द चेंज ऑफ लीडरशिप, एक फ्रेश आई के साथ जो ये सब मामलात को देखा जा रहा है, तो आई एम श्योर के जितने एक्सपर्ट्स ऑब्वियसली आपके पैनल पे भी हैं, इनको भी और बाकियों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इसमें एक पॉजिटिव, क्योंकि देखें मैंने जैसे पहले कहा कि हुकूमत इस तक अगर कहीं ना कहीं हैंडकफ या कहीं ना कहीं हैंडीकैप है, लेकिन एक चीज मैं इस हुकूमत की आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम प्रेजिंग के अमीन असलम साहब की बात करें या बाकी जो इस वक्त एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं पॉलिटिशियंस, आई थिंक उनका एक विल है और अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसीज आई हैं। ऑफ कोर्स हर पॉलिसी जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज में पहले आपको बता चुकी हूँ, लेकिन विल है, ये एक बहुत बड़ी चीज है और इस पे कैपिटलाइज करने की जरूरत है। इस वक्त हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव रोल, और आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये निशिस्त रखी और इस पे डिस्कस किया, क्योंकि इसी तरह का जब तक प्रोएक्टिव रोल हम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हम नज करते रहेंगे चीज को, और इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट्स जो हैं
होपफुली वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनते रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे ये उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हमें इसके कॉन्टूर्स भी पता चलेंगे, और जैसे कि पहले भी रहा है, आपको पता है बिलियन ट्री सुनामी वाज अ सक्सेस, या बाकी जो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें, लेकिन उसमें यही है कि किस हद तक जो है हम उसको जो है नच करते रहे, क्योंकि देखिए डिमांड सप्लाई का इकोनॉमिक्स का एक बड़ा अच्छा रूल है कि जी आप जब तक डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। वही वाली बात है, अगर हम डिमांड वो जनरेट नहीं करेंगे एज सिविल सोसाइटी, एज एक्सपर्ट्स, तो आई थिंक कि वो हमें अपनी जो जो इस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोबिलाइज करने की जरूरत है। एंड अगेन आई विल कांग्रेचुलेट यू कि यू हैव पुट इन दिस एफर्ट। एंड आई हैड मैं अभी एक कमेंट पढ़ी थी, आई थिंक वो बशीर साहब की तरफ से था, काफी डिटेल्ड है। He was primarily talking event, और अगर इस तरह के और इवेंट्स भी होते रहेंगे तो इंशाल्लाह आई डोंट सी कि हमारा यूथ जो 65% है, मेरे उससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में दे हैव सीन रिपरकशंस ऑफ एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, और आई एम श्योर कि वो यूथ जो है अगर उसको हम सही तरह से इंगेज करें, जो आप भी कर रहे हैं डेफकॉम के उससे, आई थिंक यू आल्सो हैव दिस यूथ का पूरा एक सेटअप है, तो अगर वो लोग इस चीज को लीड करके चलें तो आई एम श्योर वो डिमांड जनरेट होगी, और कहीं ना कहीं हमारे इधर जो है वो पॉजिटिव आउटकम्स आएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया। अजहर कुरैशी साहब, व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड? 2 पॉइंट, तो दो चीजें कौन सी ऐसी की जाए जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की कंजर्वेशन के हवाले से अहम रोल अदा करें? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज और पोल्यूशन मैनेजमेंट, ये 2 चीजें जो है बहुत जरूरी है। इनको अगर मैनेज कर लिया जाए, इन पर अमल दरामद कर लिया जाए, तो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हमें ज्वाइन किया हुआ है प्रेसिडेंट इस्लामाबाद क्रेसेंट लायंस क्लब बशीर अहमद साहब ने, और आई कैन सी अनदर वेरी फेमिलियर फेस लाइन सिप्तान रजा लोधी साहब, जो रीजनल मैनेजर, रीजनल प्रेसिडेंट, रीजनल क्या डेजिग्नेशन आजकल आपका सिप्तान रजा लोधी साहब, ये काफ़ी सीनियर, कोई 20 साल से लाइन के साथ वाबस्ता हैं लाइन, और इन लायंस क्लब जो है वो भी अपना एक बहुत अहम रोल अदा करता है। मुझे बशीर साहब, आपने काफ़ी बड़ा नोट लिखा, वो तो ज़ाहिर मुझ तक पहुंच गया है और मैं उसको डेफिनेटली आई विल गो थ्रू इट। मुझे ये बताइए कि एक लायंस क्लब के तौर पे, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो जिसमें आप लोग इंटरवेंशंस करते हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की कंजर्वेशन, जिसके 3 हिस्से हैं, रावल लेक भी है, शकरपड़ियाँ भी है, और इवन और मार्गला हिल्स तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ जो कहा जाता है कि ग्रीन बेल्ट्स जो हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। तो क्या सजेस्ट करते हैं बशीर साहब? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मरीज साहब, माशाल्लाह आप इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं और जो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कंसिस्टेंट और बड़े कंटिन्यूसली आप इस तरह के जो ऑनलाइन वेबिनार के ऊपर जो कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर रहे हैं, तो ये डेट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। पहले नंबर पे तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप कम्युनिटी के तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को इनवाइट करके, स्पेशली जिस तरह ये कंजर्वेशन ऑफ नेशनल पार्क के ऊपर एक अच्छी डिबेट शुरू है, तो इसके इंतहाई जो एक्सपर्ट्स और माशाल्लाह वेरी नॉलेजेबल लोग और बड़े हमारे बुजुर्ग और बड़े एक्सपीरियंस लोगों को इनवाइट किया है, तो माशाल्लाह हमें भी बड़ा लर्निंग का और बड़ा सुनने का और समझने का मौका मिल रहा है। जहाँ तक मनीर साहब इस्लामाबाद क्रिश्चियन लायंस क्लब, ये लायंस क्लब इंटरनेशनल के बारे में तो सप्तान रजा लोधी साहब हमारे रीजन कोऑर्डिनेटर इस वक्त मौजूद हैं, जो बाकायदा नेशनल हाईवे NHA में डायरेक्टर भी हैं, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी नेटवर्क ऑल पाकिस्तान के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो वो भी इस पर बात करेंगे। तो मैं अपने तौर पे लायंस क्लब इंटरनेशनल जो एक तंजीम है पूरी दुनिया में, जिसके 46,000 के कमोबेश क्लब हैं और 14 मिलियन के करीब इसमें मेंबर है इस वक्त, और दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी या सोशल वेलफेयर के हवाले से अगर हम देखें तो जहाँ तक जो मार्गला अपने जो कंजर्वेशन पार्क की बात हम कर रहे हैं, या दीगर जो अलाइड इसके साथ मिली दीगर नेचुरल प्लेसेस जो जगह हैं, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनको महफूज बनाने के लिए मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्टिसिपेशन है सिविल सोसाइटी जो है।
जो स्टेक होल्डर सबसे टॉप पे हैं वो यहाँ के लोग हैं, बाशिंदे जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो कोई भी पॉलिसीज, कोई भी कानून या कोई भी PC1 बनाने से पहले उन लोगों की, जो उनके नुमाइंदे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के, उन तंजीमों के, उन सोसाइटीज के, तो उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनकी भी इनपुट, उनकी भी जो कमेंट्स, उनकी भी एक जो पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, तब जाके पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। बाकी जो लायंस क्लब के हवाले से देखा है, मैं एक छोटा सा अदना सा एक कारकुन हूँ, प्रेसिडेंट इस्लामा किस लायन क्लब का। तो हम एनवायरनमेंट के ऊपर भी जो जो मारगल्ला साइड पे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो कैंपेन चली उस पर हम अच्छा खासा काम विद इस्लामाबाद कर रहे हैं, प्लांटेशन के हवाले से भी। और इसी तरह हम चाहते हैं कि जो हमारा लाइन क्लब जो है उसको हम इंशाल्लाह मोटिवेट करेंगे बड़ा नेक्स्ट कमिंग डेज में, के बाकायदा वहाँ पे विजिट करके हमारे जो मेंबर हैं और हम भी एक स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश पे करें और अपनी एक प्रोडक्टिविटी जो है ना प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे हम शामिल हों। दूसरा, जहाँ तक लॉज इन्फोर्समेंट की बात है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यही बेड़ा कि एक तो लॉ की इन्फोर्समेंट और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म की कंप्लायंस होनी चाहिए, लो और पनिशमेंट का निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह के जोल वाले कवानीन या पॉलिसी बनाई जाती हैं जिनमें लूप होल होते हैं और बिल्कुल हर एक को निकलने का मौका होता है। 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट बना तो इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसकी जो फ्यूचर में जो कम से कम लॉन्ग पीरियड के लिए इसकी जो वर्किंग होनी चाहिए कि 10 साल 20 साल के लिए, 50 साल की, 100 साल तक, ताकि एक सस्टेनेबिलिटी रहे, इसकी एस&डी कंफर्म हो, इसकी ONM जो वो इंश्योर की जाए और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है वो मस्ट होना चाहिए। ऑनरशिप का कंसेप्ट डेवलप किया जाए। लोग अपने घर के सामने, घर के अंदर आप 10 करोड़ का घर है, उसको हम एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी, चाहे हम किसी भी स्केल में काम रहे हो, किसी भी मनसब पे कायम हो, तो अपने घर की हर हम कोने खुदरों में भी अपना जो है ना टाइम दे रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। लेकिन कोई हम जब गली के तरफ देखते हैं, गली की तरफ देखें, एक छोटा सा पत्थर पड़ा हो तो लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो गवर्नमेंट वाले आएंगे और वो इस चीज को रिमूव करेंगे, वो इस गली को साफ करेंगे। तो ये चीजें जो है ना हमारे इंडिविजुअल के तौर पे भी हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि बीइंग ए इंडिविजुअल, फर्द के तौर पे भी हर बंदा पर अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर मारगल्ला के ऊपर पहाड़ हैं, वहाँ की स्पाइसेस हैं जो गायब हो गई हैं, इसके अलावा हमारे जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंद हैं, तो ये चूंकि सारे पहाड़ भी हमारे हैं तो हमें बतौर इंडिविजुअल कैपेसिटी के तौर पे वहाँ दिखना चाहिए कि वहाँ पे हम खा कर जाके वहाँ घूमने जाते हैं मनाल के ऊपर और आगे पीछे, और वहीं पे कचरे के ढेर डाल के आ जाते हैं। तो ये और पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग बेचारे वहाँ नहीं जा रहे, अच्छे खासे हाईली एजुकेटेड जो लोग हैं वहाँ पे जाके तो ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें सारे बतौर इंडिविजुअल के तौर पे एक अपना रोल अदा करना चाहिए। मनीष साहब, थैंक यू वेरी मच। अगर बात लंबी होगी तो मैं माजरत करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। सिप्तान साहब, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, आधा घंटा हम ऑलरेडी ज़्यादा ले चुके हैं और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी जाहिर है कि इस चीज़ को कंक्लूड करना है। और आप ये आपकी तरफ से शोर आ रहा है सिप्तान साहब। किया ना प्लीज सर, आपके सिग्नल्स का प्रॉब्लम है सिप्तान साहब। सिग्नल्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पोजीशन लोकेशन चेंज करता हूँ सर। बोले अब आप क्या पे जी आप सर बोले सिप्तान साहब आपके सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि फिर अगली दफा जो है हम आपको इसके ऊपर जहमत देंगे। जावेद अली खान साहब, जाते जाते कोई इम्पोर्टेंट बात जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पे अगर कोई आप ऐड करना चाहें, जावेद अली खान साहब। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने जो है बहुत अच्छा कंडक्ट किया। ऑलमोस्ट कंसेंसस हो गया है, सारे पार्टिसिपेंट, सारे स्पीकर, सारे एक्सपर्ट्स जो है वो इस पर मुत्तफिक हैं कि इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ये की है वे फॉरवर्ड की, और लैंड यूज चेंजेस और वायलेशंस को रोकना जो है मास्टर प्लान के, ये मैं ऐड करूंगा कि ये इंतहाई जरूरी है। क्योंकि आप मुस्बत प्रोजेक्ट बनाए भी तो वो रिजल्ट अपना नहीं दे पाएगा, इसलिए कि नेगेटिव फोर्सेस या नेगेटिव जो
प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो उनको ना रोका गया, उनका ना तदारुक किया गया, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या डिलीवर करेंगे जो कि आप उनको रिहेबिलिटेट या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 2-4 जुमले ज़ेड बी मिर्जा साहब, आखिर में आप क्या समझते हैं कि अब ये पूरी जो हमने इतनी पिछले 3 घंटे जो गुफ्तगू की है, तो कहाँ पे कंक्लूड करते हैं आप इस पूरे वेबिनार को? ये जो अभी जावेद अली खान साहब ने बात की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक जुमला ऐड करूँगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें उसकी मॉनिटरिंग के दौरान इन्वेस्टिगेशन, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो भी स्टेप लिए गए हैं उनका ट्रेंड पता चल जाए कि किस तरफ जा रहा है, वेदर दिस प्रोजेक्ट इज इन राइट डायरेक्शन या इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनको एड्रेस किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ें ऐड करें। बाकी तो बात हमने डिस्कस कर ली है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसमें रिसर्च का एलिमेंट बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। उसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं इस सब्जेक्ट के, उनको इंटर्नीज बना के उनको थोड़ा बहुत फंडिंग करके उनको कहा जाए कि आप फील्ड रिसर्च करो और फलां डाटा हमें चाहिए। उसके आपके जो उस्ताद हैं वो उस सब्जेक्ट के हैं, उनकी सुपरविजन में आप अपना इन्वेस्टिगेशन करके हमें फीडबैक देते रहें। इसमें बड़ा फ़ायदा होगा और प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्ट ओवर हो गया है और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सके। जी बहुत शुक्रिया ज़ेड बी मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे। जावेद अली खान साहब, कंट्री मैनेजर यूएन हैबिटेट, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हुए। मोमी सलीम साहबा, चीफ एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बनाइजेशन, आपका भी शुक्रिया। मरियम शब्बीर साहबा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर SDPI, आपका भी बहुत शुक्रिया। और सिप्तान रज़ा लोधी साहब, रीजनल कोऑर्डिनेटर लायंस क्लब इंटरनेशनल, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बशीर अहमद साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद क्रिश्चियन लायंस क्लब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उन तमाम अहबाब का भी शुक्रिया जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और 3 घंटे उन्होंने हमारे साथ सर्व किए। आज का जो टेक अवे है वो ये है कि आपकी जो इनफरादी हैसियत है कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करने की और उनकी तहफ़्फ़ुज़ की, वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसकी 2 बातें जो मुझे आज के इसमें से समझ में आई, एक तो ये है कि हमने अपनी जो कंजम्पशन है उसको कम करना है ताकि वेस्ट जो है वो कम हो जाए। दूसरा, जब हमने इन नेचुरल जो एरियाज हैं, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जैसे है, रावल लेक की तरफ जाना है या शकरपड़ियाँ, ये तो वहाँ पर हमें अपना एक रिस्पॉन्सिबल रवैया जो है उसको अपनाना है। अगर हम टूरिज्म के लिए जाते हैं या रिक्रिएशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें अपना गार्बेज फेंक कर नहीं आना और इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमें अपनी इमिशंस जो हैं, कार्बन इमिशंस जो हैं या जो रिसोर्स जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं उसके इस्तेमाल को कम करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंफरादी सतह के ऊपर अगर हम करें तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई आज माहिरीन की गुफ्तगू सुनते हुए, वो ये है कि हमें कवानीन की पासदारी करनी है और कहीं पे अगर हम देखें कि पासदारी कवानीन की नहीं हो रही तो हमें उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। और जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी हम जानते हैं कि दुनिया भर में जब तक शहरी अपनी आवाज़ नहीं उठाते, इदारे जो रेमिडियल मेजर्स हैं वो नहीं लेते। तो ये एक सूरत हाल है। इदारे भी तब काम करेंगे जब हम ज़्यादा विजिलेंट होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का। आप अगले सैटरडे को हम पानी के ऊपर बात कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप हमारे साथ होंगे कि क्योंकि बायोडाइवर्सिटी और पानी का भी जैसे आज हमने देखा कि एक बहुत गहरा ताल्लुक है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। तमाम अहबाब
और सामीन जो देख रहे थे और जो सुन रहे थे, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।